सानहा एपीएस में मौत को शिकस्त देने वाले तालिब इल्म का ख्वाब पूरा हो गया। तालिब इल्म अहमद नवाज को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। कोलंबो में एशियन इंस्पिरेशन अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। और दाता दरबार का रिहायशी मोहम्मद अली सुबहानी बरतानिया में चैंपियनी के नाम से मशहूर खूबरू पाकिस्तानी ने बरतानवी फैशन इंडस्ट्री में धूम मचा दी। कई गैर मुल्की फिल्म्स में अदाकारी के जौहर दिखाने के लिए भी तैयार। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले सलाम पेश करेंगे आज उनको जिन्होंने ये परवाह ही नहीं की कि जिंदगी क्या होती है और उन्होंने अपनी जान वतन पर वार दी। वतन की खातिर देखिए तो सही कि आज हम किसको याद कर रहे हैं। हम बहादुर पायलट राशिद मिन्हास शहीद का आज यौम शहादत मना रहे हैं। एग्जैक्टली हम बात कर राशिद मिन्हास की, जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दी, जिन्होंने बता दिया कि जब दुश्मन कुछ सोचता है तो हम कैसे उसका ख्वाब चकनाचूर करते हैं। हमारे पास हैं राशिद मिन्हास और दुश्मन के पास कौन है? अभिनंदन। ये है बहुत बड़ा डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं और एक अहम मामले की बात करते हैं। चंद रोज पहले की मीटिंग, उसके बाद कमेटी बनने की खबरें और एक बार फिर बड़ी खबर यह है कि कराची के मसाइल पर वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। मसाइल बहुत बड़े हैं। वो कौन कौन से मसाइल हैं? वो पानी का मसला है, वो सीवरेज का मसला है, वो सफाई है, सड़कें बननी हैं और मेगा ट्रांसपोर्ट। इनके मसाइल हैं और हल करने के लिए बिल आखिर दैट कोऑर्डिनेशन कमेटी इज ऑन। ये हो गया ना, अल्लाह का शुक्र है। दिल से दुआ निकल रही है कराची के शहरी के। इस्लामाबाद में वज़ीर आला सिंध की वफाकी वज़रा के साथ अहम बैठक। चेयरमैन NDMA भी इसमें शरीक हुए। कमेटी सूबे में वफाकी मेगा मंसूबों पर काम का जायजा लेगी। देखिए इसी पर संजय साधवानी की रिपोर्ट। वही हुआ ना जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, नाना करते सिंध हुकूमत ने हाँ कर ही दी। कराची के मसाइल हल करने के लिए वफाकी हुकूमत ने कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा नासिर शाह और सईद गनी करेंगे, जबकि वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी वफाकी वजीर असद उमर, अली जैदी और अमीन उल हक करेंगे। कमेटी के सेक्रेटरी चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सिंध मोहम्मद वसीम होंगे। आला सतह कमेटी के क्याम का मकसद कराची में सेवरेज, पानी, कचरे, ट्रांसपोर्ट और सड़कों के मसाइल पर काम करना है। आइंदा हफ्ते कमेटी का अहम इजलास कराची में होगा, जिसमें मौजूदा सूरत हाल पर अहम फैसले किए जाएंगे। संजय साधवानी, समा, कराची। तो कराची की सड़कें अब बनेंगी, कचरा उठेगा, नालों की सफाई होगी, शहरियों को साफ पानी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलत मिल जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं राबिता कमेटी ने 6 निकात पर इत्तेफाक कर लिया। कमेटी कल सुबह से ही काम शुरू कर देगी, ऐसा भी उन्होंने बताया था। और सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर की हालत ऐसी है कि देखकर अफसोस होता है, लेकिन उम्मीद है, काम हो रहा है कि हालात बदल जाएंगे। सिंध में जो सूबाई हुकूमत जो है उनके साथ शदीद सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन तरक्याती काम के अंदर सियासत कोई नहीं। हम एक इत्तफाक़े राय के ऊपर आ गए हैं। 6 मुख्तलिफ एरियाज हैं, 6 मुख्तलिफ ऐसे काम हैं जिनके ऊपर मिलकर काम करने का फैसला किया गया है। सबसे पहला पानी। जो भी कराची से ताल्लुक रखता है उसको पता है कि कराची जो है पानी के लिए तरसा हुआ है। पानी की शदीद परेशानी है। दूसरा जो एरिया है वो सीवेज ट्रीटमेंट है, गंदा पानी, उसकी निकासी है, आपका सिस्टम भी ठीक नहीं है। तीसरा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, कचरा जिसको आम जुबान में कहा जाता है, नालों की सफाई का काम है। वहाँ पर इंक्रोचमेंट्स जो हुई हुई हैं उन इंक्रोचमेंट्स को हटाने का काम है। 5वीं वो सड़कें, कुछ खुसूसी सड़कें ऐसी, कराची की सड़कों का भी बहुत बुरा हालात है। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर और उसकी सड़कें जो हैं उसकी इतनी बुरी हालत है जो देख कर अफसोस होता है। आखिरी इसका हिस्सा वो है ट्रांसपोर्ट का निज़ाम। इसके लिए एक 6 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है। वो कल सुबह से इसके ऊपर बाहमी तौर पर काम करना शुरू कर देंगे।
अल्लाह करे वाकई अब काम दुरुस्त समत में हो जाए, क्योंकि अभी तक जो स्टेप्स लिए गए हैं वो बहुत अच्छे स्टेप्स हैं। अब वाकई कमेटी काम करे, फिर अब दोबारा से वो मामलात ना हो, वो ब्लेम गेम ना ये हो। वक्त की जरूरत है, अभी कर दिखाएंगे तो वाकई आगे चलकर फिर याद भी रखे जाएंगे। और ये तमाम जमातें इंपॉर्टेंट हैं, इन तमाम जमातों को काम करना है। ऐसा नहीं है किसी एक जमात ने ही काम करना है, किसी एक जमात को वोट मिलता है। जाहिर है MNAs को अब अगर आप देखें वोट तो ज़्यादातर यहाँ पे सीट्स PTI की हैं। MPs की बात करें, चले उसमें भी PTI का हिस्सा है, बट बल्दियाती इंतखाबात में MKM है, सिंध में MPP है। जो पहले नहीं किया था अब कर लें, करके दिखा दें। हमें ये जुमला कहना पड़ता है। एग्जैक्टली, अब कर लें, क्योंकि दिस इज द टाइम। वैसे तो बहुत देर हो गई है, बट अभी भी इट्स नेवर टू लेट डू इट। एनीवेज जी, हम बात करते सिंध की, बात हम करते कराची की, जरा बात हम करते हैं सबसे बड़े सूबे की रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि वहाँ रकबा ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, और वो रिमोट एरियाज़ भी हैं, वहाँ पे काम करना मुश्किल भी हो जाता है। ऐसे में जब ये कहा जाए कि वहाँ पर कोरोना फैल रहा है, एक बार फिर से फैल रहा है, और 12 अगस्त के बाद से कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है, तो इसलिए बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से अपील की गई है कि एहतियात कीजिए, बहुत ज़रूरी है। सूबे में कोरोना की सूरत हाल और उसके इंतजामात पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने। बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जिस तरह सूबे में केसेस अचानक बढ़ गए हैं, क्या समझते हैं एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं, ऐसा सोच रहे हैं? देखिए, फौरी तौर पे लॉकडाउन का तो अभी कोई फैसला नहीं हुआ, ठीक, लेकिन यह है कि पूरे दुनिया में कोरोना के रोकथाम और तदारुक के लिए जो स्ट्रेटजी सामने आई है वो लॉकडाउन ही है, और दूसरा जो है SOPs पे अमल दरामद है। इस मरहले पे चूंकि अचानक जो है गुज़िश्ता एक हफ्ते से बलूचिस्तान में कोविड के केसेस बढ़ना शुरू हो गए। 1 से 11 अगस्त तक जो कुल हमने टेस्ट कंडक्ट किए उसका 5% पॉजिटिव कोविड रिपोर्ट हुआ केसेस, जबकि 12 से 17 अगस्त तक जो हमने रिपोर्ट जो टेस्ट कंडक्ट किए उसके 8% जो है केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट हुए। हमारे जो डॉक्टर्स हैं बलूचिस्तान में, उनका एक्सपर्ट ओपिनियन भी ये है कि एक नई सर्द जो है बलूचिस्तान में आ सकती है, और उनका ये भी कहना है कि ये जो सेकंड वेव है, चूंकि कोविड जो है अपना जो साख्त उसको म्यूटेट कर रहा है, तो ये पहले से ज़्यादा जो है जानलेवा और ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो इस सूरत-ए-हाल को देखते हुए फौरी तौर पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कल हमने नोटिफिकेशन इशू किया कि नो एंट्री विदाउट मास्क नहीं कोई पहनेगा तो किसी ऑफिशियल बिल्डिंग में, किसी ऑफिस में वो इंटर नहीं हो सकेगा। सूरत-ए-हाल का हम जायज़ा ले रहे हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता ये जो एक लहर किसी सूरत-ए-हाल है, अगर ये आगे बढ़ना शुरू हो जाती है और केसेस में इजाफा होना शुरू हो जाता है, तो फिर फर्दर जो है बहालत मजबूरी लॉकडाउन की तरफ जो है सोचा जा सकता है। ये जो बहालत मजबूरी लॉकडाउन की बात है, क्योंकि ये SOPs का हिस्सा है। दुनिया भर में हमने यही देखा कि कोरोना से लड़ने का बेहतरीन तरीका यही है कि जो अवामी इज्तिमात हैं उनके ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हो। तो ये बताइएगा, अब तो मुहर्रमुल हराम आ रहे हैं, तो फिर वो इज्तिमात बढ़ जाएंगे, खुदा ना खास्ता केसेस ना बढ़ें, तो फिर क्या मजालिस का इनेकाद और जुलूस निकालना, इस पर पाबंदी लग सकती है? आपको बड़े कड़े दिल के साथ में ये फैसले करने पड़ सकते हैं? देखिए, मुहर्रमुल आराम के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने SOPs तय किए हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी उन्हीं SOPs को साथ लेकर चलेगी, लेकिन हम सूरत-ए-हाल देख रहे हैं, अगर कोविड के केसेस ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं तो फिर जाहिर है SOPs भी उसी तरतीब के डिज़ाइन किए जाएंगे, और हम मेक श्योर करेंगे कि SOPs पे अमल दरामद हो। और वो SOPs अब हम बना रहे हैं, और हम गुजारिश करेंगे कि मुहर्रमुल आराम के जो जुलूस होंगे, जो मजालिस होंगे, उनमें जो है SOPs का ख्याल रखा जाए, उसको ऑब्ज़र्व किया जाए। और SOPs भी कोई मुश्किल नहीं है, ज़ाहिर है इसमें मिनिमम 1 से 2 मीटर का जो है जो डिस्टेंस है वही एक इम्पॉर्टेंट SOP होगा। और गुजारिश ये भी की जाएगी कि मजालिस जो है उनमें SOPs का भी ख्याल रखा जाए, और मुख्तलिफ एरियाज़ में मजालिस कायम किए जाएँ ताकि ज़्यादा क्राउड जो है इकट्ठे ना हो।
ठीक, ऐसे में ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी मजालिस के जो इंतज़ामिया उन पर भी आयद होती है, उन्हें ख़ुद भी इन चीज़ों को इंश्योर करना होगा गवर्नमेंट के साथ साथ। सर मुझे बताइएगा, जब पाकिस्तान में कोरोना फैला उसकी एक बड़ी रीज़न ये थी कि हम तफ्तान में सही इंतज़ामात नहीं कर पाए थे। जो क्वारंटीन फैसिलिटी वहाँ पर होनी चाहिए थी उस पर सही तरीके से काम नहीं किया गया था। सर अब क्योंकि हम सेकेंड वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह आपने भी कहा कि बलूचिस्तान में केसेस बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन की तरफ भी जा सकते हैं, ज़ाहिर है ये आप बात इसीलिए कर रहे हैं कि आपको लगता है केसेस बहुत बढ़ सकते हैं। सर कितने तैयार हैं हम? अगर मैं क्वारंटीन फैसिलिटी से मुतालिक पूछूं, कितने तैयार हैं हम? नहीं, तफ्तान को तो आप भूल जाएं, वो तो अवाइल में बलूचिस्तान गवर्नमेंट को जो है एक जिम्मेदारी अपने कंधों पे हमने फ़ौरन लिया और तफ्तान जो है कोयटा से 600 किलोमीटर दूर एक रेगिस्तान है, उस वक़्त भी अपने तौर पे हमने बेहतरीन इंतज़ामात किए। बाद में जो है दीगर सूबों के वज़रा आला ने उसको एक्नॉलेज भी किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट भी किया। लियाकत साहब तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूम को वक्त दे रहे थे, इस सिलसिले में बात कर रहे थे, बेहद शुक्रिया। बलूचिस्तान हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी, मेरे जहन में तो ये सवाल भी था, कोई और मौका होगा ज़रूर इसका तस्करा करेंगे तफसील के साथ कि बलूचिस्तान के हालात कैसे हैं और मौजूदा हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी कैसी है। हम ज़रा इसी सब का जायज़ा ले रहे थे तो फिर हमने कहा कि क्यों ना हुकूमत सिंध की बात भी कर लें। हुकूमत सिंध ने PTI हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी को दिया 0 करार। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की, कहा आटा महंगा हो गया, तेल दरियाफ्त करते करते इमरान खान ने अवाम का तेल निकाल दिया। ये चाहते हैं गरीब बस सांस लिया करे, यही काफ़ी है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा हम आपके साथ में शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं और फिर इसी के ऊपर हम बात भी करेंगे मज़ीद। हमारा साथ देंगे फिरदौस शमीम नकवी साहब। क्या ये पॉसिबल है कि मुर्तज़ा वहाब साहब का पहले हम ये देख लेते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तबाही बर्पा की, गरीब आदमी का नुकसान हुआ, आम आदमी का नुकसान हुआ, सनतकार का नुकसान हुआ। अगर फ़ायदा किसी का हुआ तो जो माफियाज़ हैं जो कि वज़ीर आज़म के आसपास बैठी हैं, उस माफिया का बड़ा फ़ायदा हुआ है। एक वादा वज़ीर आज़म ने किया था कि मैं चीखें निकालूंगा, मेरे ख्याल में उस वादे को उन्होंने पूरा किया कि चीखें एक्चुअली उन्होंने 22 करोड़ आवाम की निकाल दी। 29% आटे की कीमतों में फरिश्तों की हुकूमत में इजाफा हुआ है। 78% 2 सालों में चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। ये भी कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊँगा। 10.3 खरब रुपए का इजाफा 2 साल में इस मौजूदा हुकूमत ने किया है। तो सिर्फ यही नहीं, काफ़ी कुछ कहा गया मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से, तो क्यों ना फिर हम इसी सब के ऊपर बात कर लें। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। ये बताइए, इस कदर तनकीद उन्होंने कर डाली, कुछ शेर भी उन्होंने सुना दिए, ये सारी की सारी बातें और जो अशार उन्होंने जिसका इंतखाब किया वो सब हस्बे हाल था, बिल्कुल ठीक था। देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि मुर्तज़ा वहाब साहब अगर अपनी 12 साल कारकर्दगी के भी सुना देते तो अच्छा होता, लेकिन मैं PTI की कारकर्दगी पे बात ही करूंगा। तो वो जो सबसे बड़ा इशू है उन्होंने वो तो रिकॉग्नाइज नहीं किया कि जब PTI की हुकूमत आई तो मुल्क का दिवालिया निकल चुका था और वो दिवालिया निकालने में PTI का कोई हाथ नहीं था। जब कोई चीज मुल्क दिवालिये पे हो और दिवालिये से निकालने की कोशिश हो, हम तो अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट ही ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क को दिवालिये से बचा लिया, वरना लेबनान से भी बदतर हालात होते पाकिस्तान के। और जब आप दिवालिये से बचाते हैं तो उसके अंदर तकलीफ तो आएगी, इसलिए चाहे वो इंडस्ट्री कोई यूनिट का दिवालिया हो, किसी के घर की कुर्की हो, तो घर वालों को तकलीफ तो आती है, लेकिन कौन सी तकलीफ ज्यादा है, दिवालिये से बचाने वाली या दिवालिया हो जाने वाली? तो अगर हम वही रविश कायम रखते जो PMLN ने रखी हुई थी कि और कर्जे लिए जाओ और कर्जे, तो दिवालिया जो होता उसकी जो हशर नशर मुल्क का होता तो तबाही कहीं ज्यादा होती।
ये बुनियादी चीज जब मुर्तजा वहाब को समझ में नहीं आती तो उनका तमाम तर एनालिसिस गलत हो जाता है। उसके अलावा अगर आप देखिए कि मुल्क की क्या क्या चीजें अच्छी थी बुरी थी, महंगाई की तो बुनियादी वजह वो दिवालियापन। मौजूदा क्या क्राइसिस अच्छा जो आए थे सर, पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा सोशल नेट प्रोग्राम नहीं है जो इस वक्त मौजूद है। 3 सूबों में सेहत इंसाफ कार्ड हर गरीब आदमी को अब 7 लाख रुपए तक का इलाज वो किसी अस्पताल में करा सकता है। जिस तरीके से कोविड-19 में इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान में कोई किसी स्टोर पे हमला नहीं हुआ, लोग सड़क पे नहीं आए, कोई भूख से मरा नहीं, पॉइंट आगे सारी दुनिया ने सराहा। और पूरे कोविड-19 के ऊपर जो स्मार्ट लॉकडाउन, ट्रैक ट्रेस क्वारंटीन का था वो सही। पाकिस्तान को टूरिज्म का नेशन डेस्टिनेशन नंबर 1 2 साल के अंदर डिक्लेयर करवा दिया। सबसे पहले 2 चीजों से, एक तो ये खित्ते में अमन लाने से, ये काम 70 साल में कोई नहीं कर सका, इमरान खान ने और अपनी हुकूमत की पॉलिसी से वो किया। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जिसमें 10 बिलियन ट्री सुनामी है, उसको पूरी दुनिया में पजीराई मिल रही है। सर आटा चीनी बहरान भी इस 2 सालों में आ गया सर। थोड़ा सा जल्दी आपको बताना पड़ेगा, मेरे पास बहुत सारे सवाल है सर। मैंने आपको पहले ही बताया कि आटा चीनी बहरान जो है ये माफिया की जंग है। और दवाएं, ये भूल जा गए सर दवाएं कि आटा जो है वो एग्रीकल्चर में आता है और एग्रीकल्चर जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। इनके पास गंदम पैदा अगर पूरी नहीं करवाई जो मुल्क की जरूरत है, सर वो कह रहे हैं कि उनका जो स्टॉक है अगर वो आप लोगों की इंस्ट्रक्शन के ऊपर, वफाक की इंस्ट्रक्शन के ऊपर उन्होंने अभी उसको रिलीज कर दिया तो फिर जो कुछ दीगर सूबों में हो रहा था उससे बुरा हाल फिर सिंध में होगा। उन्होंने कहा वो अपने हिसाब से चीजें स्टॉक करके चला रहे हैं। नहीं, पहली चीज जो है इतनी कम गंदम पैदा क्यों की? आप पाकिस्तान की में गंदम ज्यादा पैदा करने की जिम्मेदारी अपने सूबे के लिए करिए, उन बोरियों का हिसाब दे दीजिए जो चोरी हो गई आपके उसमें। ये एक मामला बिल्कुल है, ये बिल्कुल एक मामला है जिस पर जब उनसे भी सवाल करते हैं सर ये गंदम वाले मामले पर, तो वो कहते हैं बिल्कुल इसकी तहकीकात होनी चाहिए, वो इसको भी डिनाई नहीं करते। लेकिन सर मुझे प्लीज ये बताइएगा कि जिस रिपोर्ट का क्रेडिट लिया इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने चीनी कमीशन से मुताल्लिक, सर उस पर सीरियस रिजर्वेशंस हैं और वो सर जो कंसर्न उठाए गए वो सिंध हाई कोर्ट ने उठाए बाकायदा। सर उसमें कहा गया है कि ये जानिबदार रिपोर्ट है, उन्होंने कहा दोबारा तहकीकात हो, गैर जानिबदार तहकीकात हो। सर एक रिपोर्ट को, एक कमीशन को इतना ग्लोरीफाई किया गया, अपना क्रेडिट आप लोगों ने लिया, लेकिन कोर्ट ने उसको सर बिल्कुल साइड पे रख दिया। नहीं, आप अव्वल तो मेरे ख्याल से आपने उसकी रीडिंग सही नहीं की है। उससे अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहां चैलेंज हुई थी ये रिपोर्ट बाय द शुगर मिल एसोसिएशन, वहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 जजों का जजमेंट आ चुका है, वो आप पढ़ लीजिए। उसमें उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है और अपहेल्ड कर दें। जो सिंध हाई कोर्ट ने कहा है वो ये कहा है कि ये इंक्वायरी अभी सिंध के बारे में नहीं हुई है, सिंध के बारे में आप इंडिपेंडेंट रिपोर्ट करिए, तो वो भी एक इंक्वायरी कमीशन के जरिए बन जाएगी। सिंध का तो आपको पता ही है हाल क्या, 2004 के बाद हर शुगर मिल तो ओमनी ग्रुप और जरदारी साहब ने खरीदी है, औने पौने खरीदी है, हाथ मरोड़ के खरीदी है, वो भी एक रिपोर्ट पूरी बनी हुई है। और ये देखिए ये जो जंग चल रही है शुगर माफिया के साथ, इंशाल्लाह इसमें शुगर इंपोर्ट करके इनके जो जखीरतोजी की जा रही है, ये जंग सिर्फ देखिए हर चीज की जहां कीमतें बढ़ती हैं उसकी 2 वजूहत हो सकती है, या तो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस ही बढ़ गई है या फिर आपको सप्लाई एंड डिमांड के जरिए उसको इक्वलाइज कर देना पड़ेगा कि कोई जो होर्डिंग कर रहे हैं वो होर्डिंग करने में उनका फायदा खत्म हो जाए। पाकिस्तान में 2-3 इश्यूज है, हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम दुनिया भर भेजते हैं वो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान निकल जाती है, तो हमें अपने बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो बेहतर काम करने की जरूरत है कि हम अपने यहाँ की कीमतों को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, अच्छा एक बात और भी बताइएगा, 2 साल में सही लेकिन कराची का नंबर आ गया फाइनली, और अब वाकई कुछ कंक्रीट होने जा रहा है, कुछ वाकई बहुत अच्छा होने जा रहा है। सर पहली चीज ये है
कि इस निज़ाम के अंदर क्या हर चीज वफाक की जिम्मेदारी है? सूबाई हुकूमतों को तो फिर खत्म ही कर देना चाहिए, जिस तरह सूबाई हुकूमत ने कराची में बल्दियाती निज़ाम को खत्म कर दिया था कि सिर्फ उनको एक कहते हैं ना कि डेकोरेशन पीस के तौर पे रखा हुआ था, वो भी जिसकी वो सफाई करना भी पसंद नहीं करते थे। वफाक ने ये नहीं किया है उनके साथ, तो सूबाई हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है। इसके बावजूद क्योंकि कराची पाकिस्तान की मईशत की हड्डी है, इसको अगर पाकिस्तान की मईशत को तरक्की देना है तो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना है, और यही वफाक का इंटरेस्ट है। और इसी लिहाज से कराची की तरफ जो है 12 दिन पिछले 2 साल से डायरेक्ट तवज्जो रह रही थी, लेकिन सिंध गवर्नमेंट कॉपरेट नहीं कर रही थी। लेकिन कहते हैं कभी ना कभी तो अब सिंध हुकूमत सर अब तो सिंध हुकूमत ताउन कर रही है, अब तो ज़ाहिर मीटिंग्स हो रही हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन गई है सर, ये वो माहौल जी देखिए वो बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा। और व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, हम उस पर पॉजिटिवली देखते हैं, और हमें ना अथॉरिटी का कोई मसला है ना क्रेडिट का मसला है। हम तो ये चाहते हैं कि कराची के अवाम जो कि पिछे हुए हैं, जो इत्मीनान दिलाइए थोड़ा सा, रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाए। सर ये मामलात आगे भी बढ़ेंगे ना, सिर्फ आप पॉजिटिविटी के साथ में देख रहे हैं, आगे जाके कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? वाकई जिन निकात के ऊपर काम किया जा रहा है, जो पॉइंटर्स हमारे सामने आए हैं, वो सब कुछ हो जाएगा, सेहत, ट्रांसपोर्ट, मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे। अब तो बैठ गए ना, असल में मुतमईन है सर? प्रॉब्लम इशू जो है ना, आप भी अगर कराचियाइट है तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पानी जो है अब नाक की बिल्कुल निचली सतह के नीचे आ गया। बहुत साल हो गए सर इसको, और वो अगर अब भी नहीं सही करेंगे तो लोग सड़कों पे होंगे और चीफ मिनिस्टर हाउस का घेराव हो रहा होगा। सर आप लोगों ने जितने भी पीटीआई ने नारे लगाए, जाहिर है उसके ऊपर वोट मिला आप लोगों को, क्योंकि वो नारा जितने भी आप लोगों ने नारे लगाए ना, वो लोगों के मसाइल के ऊपर थे। लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों ने कहा कि ये नया ऑप्शन है। सर इन 2 सालों में आप कह सकते हैं कि जो हमने कहा था हम उसके बहुत करीब पहुंचे हैं? नहीं देखिए, मैं तो ये कहूंगा नहीं। पहली चीज ये है कि नारे लगाए थे कि हमें हुकूमत में लाओ तो हम करेंगे। हम फेडरल गवर्नमेंट में आए, वहां हम कोशिश कर रहे हैं। ये 3 टियर सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर। सूबे के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। हम आवाम के इशूज भी और जो मरकज की तरफ से इनकी मदद कर सकते हैं उसके लिए हम हाजिर भी है। हम तो कॉम्प्रोमाइज भी करने का, हमने तो देखिए ये हमने मूव की है सर। जैसे नारा जिस एनर्जी से नारा लगाया था उसी एनर्जी से काम कर रहे हैं आप, उसी रफ्तार से कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कम से कम कराची के शहरी को नहीं लगता। जितना जानदार नारा था ना सर, उतनी तेज रफ्तार नहीं है सर। सारे के सारे नारे जो आप लोगों ने खासतौर पर कराची के लिए लगाए, तब्दीली, लोगों का खौफ, नया पाकिस्तान, बात सारी ये है ना। मैं आपको जो बात कह रहा हूँ ना, कि नारा लगता है कि चाहे हम हुकूमत में हो या नहीं हो, हम तब्दीली ले आएंगे सर। लेकिन वो जब आप कहते हैं तब्दीली ले आएंगे, आप खुद कहते हैं कि ये इशू मरकज का है, मरकज में हुकूमत में है ना। जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर इशूज आते हैं, अगर उसके अंदर वो नारे में जान नजर आ रही हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। आप खुद कह रहे हैं अगर कराची की सफाई नहीं होती तो उसका जवाब तो आपको सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर आज भी तो इन मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस मीटिंग का हिस्सा है। 2 साल के बाद ही सही, लेकिन हिस्सा है। अगर आज बैठ सकते हैं, आज बात कर सकते हैं, आज काम हो सकता है। 2 साल गुजरे हैं सर। 2 साल में आपके ख्याल से ये जो आज सिंध गवर्नमेंट बैठी है, ये क्यों बैठी है? 2 साल लगे, प्रेशर की वजह से बैठी है, हमारे ने उस पे नहीं बैठी है। अच्छा। 2 साल जो प्रेशर बिल्टअप किया है, अगर ये बारिशें नहीं होती और हम एनडीएमए को डिजास्टर कराची को डिक्लेयर करके एनडीएमए को नहीं लाते और इनकी परफॉर्मेंस को और नहीं वाजे करते, तो ये कहाँ खड़े थे? 12 साल से जिसने कोई परफॉर्म नहीं किया उनसे आप पूछते नहीं है। और उनसे पूछते हैं, उनका सवाल हम उन्हीं से करते हैं। बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए जी। बात ये है, आप जो है घर से के चौकीदार से पूछें कि खाना क्यों नहीं पक्का आज, जबकि वो काम बावर्ची का था।
सर लेकिन नहीं, जब आप ये relevant कहेंगे ये कौन सी लॉजिक सर, है? लेकिन ये जब आप लॉजिक ये क्या कहेंगे है? सर, आप ये ये कहेंगे कि लॉजिक आप तो नहीं है। अब मेरा सवाल भी ले लीजिए, अगर आप ये कहेंगे कि अब चीफ मिनिस्टर हाउस का घेराव होगा, जब इतने मसाइल होंगे, तो सर सवाल एमपीएस से भी होगा और सवाल एमएनएस से भी होगा। नारा उन्होंने लगाया था, वादे उन्होंने किए थे। आप भले मुझे कह दें कि एमएनएस का ये काम नहीं है, एमपीएस का ये काम नहीं है, बट सर जब नारा लगा था तो सवाल उनसे होगा। जब उन्होंने वादे किए थे तो सवाल उनसे होगा। सवाल तो कोई भी कर ले, सवाल करने से तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन एक होता है समझदारी से एक इशू को अजाए। देखिए, मेरा काम लेजिस्लेट करना है। मैं बड़े उससे फखर से कह सकता हूं कि मैंने पूरा लोकल बॉडी बिल रिवाइज करके जमा करा दिया, जो मैं समझता हूं इस सूबे के बल्दियाती निजाम का हल है। मुझसे आप लेजिस्लेशन की बात कर सकते हैं सर ये जिस लेजिस्लेशन की आप बात कर रहे हैं, जिस बल्दियाती सफाई की बात सर ये जिस बल्दियाती निजाम की आप बात कर रहे हैं, वही है जो वसीम अख्तर साहब भी कहते हैं कि ऑर्डिनेंस में तरमीम होनी चाहिए। आप उसी तरफ इशारा कर रहे हैं? जी, मैंने तो पूरा बिल जमा कराया है असेंबली के अंदर, आप लोगों को भी भेजा है और कोर्ट के अंदर भी उसको हम फॉलो अप कर रहे हैं। जैसे कि असेंबली में तो वो लाएंगे नहीं पीपल्स पार्टी वाले। देखिए, निजाम लेजिस्लेटर का सर ये बहुत अच्छी बात है के जरिए, नो डाउट। ये जो बल्दियाती निजाम में बेहतरी की बात है सर, ये बहुत अच्छा स्टेप है जो आप लोगों की तरफ से लिया जा रहा है। आपको लगता है सर ये आइंदा होने वाले इंतखाबात से पहले हो जाएगा या इसकी वजह से इंतखाबात डिले हो जाएंगे बल्दियाती? जी देखिए, पहली चीज मैं आपको ये प्रोसेस बता दूं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी जबरदस्त जमहूरियत पे यकीन रखने वाली है कि इस पिछले 2 साल में ऑपोजिशन ने जितने भी बिल पेश किए उनको एक दफा टेबल पे भी नहीं लाने दिया। अच्छा, मुझे तो अदालत जाना पड़ेगा इस बिल के लिए, जो कि मैं जा चुका हूँ। ओके, यानी इससे कि अदालत ये तो अदालत इनको जब ऑर्डर करेगी, इससे कि ये जो पिछला निजाम था, इससे कि आप लोग एज जर्नलिस्ट, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ इश्यूज की डेप्थ पे जाइए, लोगों का हम भी शऊर बढ़ा रहे हैं और हमें आपकी चलिए कोई और मौका होगा सर, हम बिल्कुल इसके ऊपर वाकई जिस तरह से आप कह रहे हैं ना, ऐसे भी बात कर देखेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमको वक्त दिया। आज कोशिश की कि जितने मामला जितने सारे चल रहे हैं ना, उस सब के ऊपर बात करें। बहुत सारे पॉइंटर्स फिर भी रह गए, लेकिन फिक्र नहीं करें, उस सब पे भी बात होगी, मजीद मौजूद भी होंगे। मजीद मौजूद। एक जुमला कह लूँ, इजाज़त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तज़किरा उन्होंने किया था कि उन्होंने उस कमीशन को की सपोर्ट किया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी की कीमत भी मुकर्रर की थी, मिली नहीं थी, और ये इंश्योर कराना हुकूमत की जिम्मेदारी। बहुत अच्छा कि आपने बहस न की इस पे। चलिए ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक। बात करते हैं मुल्क के बाहिम्मत बेटे की। आपको बताएं कि सानहे एपीएस दहशत गर्दी का एक हमला, मौत को शिकस्त किसने दी थी? अहमद नवाज ने। और फिर उन्होंने ख्वाब देखा, कि मैं तालीम जारी रखूंगा और मैं बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ूंगा। अहमद नवाज ने अब ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की है और बताया है कि उन्हें दुनिया की नामवर यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में दाखिला मिल गया है। इसी पर आज हम उनसे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है यूके से अहमद नवाज ने। अहमद नवाज, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिला है, बट मुझे प्लीज़ इससे पहले बताइएगा, कोलंबो में साउथ एशिया यूथ समिट में एशियन इंस्पिरेशन अवार्ड से भी नवाजा जाना है आपको। मजीद कौन कौन से एजाज़ात हासिल कर चुके हैं अब तक, इसका अहाता कीजिएगा। Yes, so I received the Asian Inspiration Award in Colombo, Sri Lanka, and it was an honor for me to receive that award for the work that I have been doing for young people around the world. इसके अलावा जो है तो यहाँ पर UK में मुझे और भी बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया। फॉर एग्जांपल द प्राइड ऑफ ब्रिटेन अवार्ड जो है यहाँ पर UK में। इसके अलावा द पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड जो है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो मुझे मिला है। तो इस तरह के बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन आई वांट टू से दैट आई वांट टू डेडिकेट ऑल दीज अवार्ड्स टू द जो शहदा है आर्मी पब्लिक स्कूल के, उन सब को मैं ये अवार्ड्स जो है तो उनको डेडिकेट करता हूँ। इसके अलावा जो पाकिस्तान में पिछले डेकेड में जितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई दहशतगर्दी के हमलों में, तो उन सबको मैं ये अवार्ड्स जो है तो डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि दे आर द रियल हीरोज, दे लॉस्ट देयर लाइव्स फॉर पाकिस्तान एंड दे डिजर्व रियल रिकग्निशन अराउंड द वर्ल्ड। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उन शहदा की शहादत को मैं और भी ऑनर करूँ और उनका जो है तो नाम उनको मैं फ़ख्र से मतलब बुलंद कर सकूँ। अहमद, आगे बढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टर्बिंग तो है, बहुत डिस्टर्बिंग है
एक सानहे से गुजरे, फिर दोबारा से तालीम पर फोकस किया, ये सब कुछ आसान नहीं था। कितने अरसे तक यही याद आपको तड़पाती रही, आपको परेशान करती रही, आपको फोकस करने में प्रॉब्लम रहा? थोड़ा सा हमें इस बारे में बताएं। APS का जो सानहा था, of course I'll never be able to forget what happened on that day. मैंने उस हादसे में अपना एक भाई हारिस नवाज़ खोया। इसके अलावा जो है तो मैंने कई सारे दोस्त मैंने अपनी आंखों के सामने उनको खोया। इसके अलावा असातिज़ा कराम को मैंने उस हादसे में खोया। तो वो हादसा जो है तो वो भूलने वाला नहीं है। मेरे ख्याल से कोई पाकिस्तानी भी उस हादसे को भूल नहीं पाएगा। इट वॉज़ वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेजेडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उस हादसे से आगे आकर जो है तो यहाँ पर मैंने एक अज़म किया इलाज के बाद कि मैं अपनी तालीम को भरपूर जारी रखूँगा और मैं कोशिश करूँगा टू एक्सेल इन माई एजुकेशन, बिकॉज द टेररिस्ट्स एम वाज टू स्टॉप अस फ्रॉम एजुकेटिंग आवरसेल्व्स एंड एक्सेलिंग इन आवर लाइव्स। जो दहशतगर्द थे उनको पता था कि the strength of the society lies within the education of the younger generation, and that is one of the things that we now need to focus on, to empower our young people and to ensure that all of our young people in the society are educated and they know how to encounter all these problems in their society. मैंने जो है तो इरादा किया कि मैं अपनी तालीम को जारी रखूँगा उस हादसे के बाद। मैंने यहाँ पर मुझे यहाँ पर किंग एडवर्ड स्कूल में जो है तो स्कॉलरशिप मिली, यहाँ पर यूके में जो एक टॉप स्कूल है। उसके बाद जो है तो मैंने बहुत मेहनत की आर्मी पब्लिक स्कूल से लेकर अभी तक जो है तो मैंने भरपूर मेहनत की ताकि मेरा जो है तो ऑक्सफोर्ड में दाखिला हो। ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। और मेरी जो है तो ख्वाहिश ये है कि मैं उन दहशतगर्दों को सिर्फ ये दिखा सकूँ कि हम जो पाकिस्तानी कौम है, हम जो है तो हमारी रेजिलियंस को, हमारी परसिवियरेंस को आप जो है तो डैमेज नहीं कर सकते। No matter how many attacks you do, we will always continue to go forward. We will always do our best in excelling, in reaching our potential and in fact exceeding that potential. और मेरी ये ख्वाहिश है कि अभी कोशिश करूँ कि दुनिया भर में जितने नौजवान हैं और पाकिस्तान में स्पेसिफिकली उनकी मैं मदद कर सकूँ, उनको अपलिफ्ट कर सकूँ ताकि उस दहशतगर्दों को हम जो है तो मुँह तोड़ जवाब दे सकें। Great, Ahmed. Starting from APS, then in UK King Edward School, and now Oxford. You are excelling, and if you are excelling, that means Pakistan is excelling. Plans क्या हैं? जाहिर है आप जो भी करेंगे, जो भी अच्छा करेंगे, उसमें पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। पाकिस्तान से तालीम हासिल करके ऑफ कोर्स अभी जो है तो मैं उस हादसे के से 5 साल हो गए और अभी मैं ऑक्सफोर्ड जाऊंगा इंशाल्लाह इस साल। ये मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है। मेरे ख्याल से सारे पाकिस्तानियों के लिए और सारे मेरे APS के भाइयों के लिए जो है तो एक फ़ख्र की बात है। Because I am a kind of representative of those people. I am the representative of those APS ghazi जो हैं और जो शुहदा हैं। I embody their resilience, I embody their passion, and I want to show the world that when you're resilient and you're determined to make a difference, you can reach exceptional heights. तो ऑक्सफोर्ड जाकर जो है तो मेरा इरादा है कि यहाँ से बेस्ट एजुकेशन जो है तो हासिल करूँ और उसके बाद जो है तो मैं अपने पाकिस्तानी जो नौजवान हैं तो उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर। मुझे जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, I've always tried to raise a voice for them and advocate for those young people in Pakistan. And I will always try, whenever I get an opportunity on any big platform, I will always try to raise a voice for those young people and explain how strong those young people are and how talented those people are, but only they need opportunities to excel and reach their potential. So inshallah I will do my best to make a positive image of Pakistan around the world, to represent a positive image of Pakistan around the world, and make sure that the youth of Pakistan get enough opportunities so they can have a prosperous future for the rest of Pakistan. आप बहुत रोशन मिसाल हैं, बहुत रोशन मिसाल हैं। एक सानहे के बाद सब कुछ साथ में सारा गम अपने दिल में रख के आगे बढ़ना, सक्सेस करना, दूसरों के लिए मिसाल बनना बहुत बड़ी बात है। आपको पता है वैसे ही डिप्रेशन में दुनिया भर में इजाफा हो रहा है, नौजवान डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है, मौक़े कम होते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ऐसे में अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ नौजवानों ही की बात करूँ ना, कुछ हमारे साथी ऐसे भी होते हैं जो हिम्मत हार जाते हैं। मैं जल्द हिम्मत हार जाते हैं कि बात ही नहीं करूँगी, हिम्मत हार जाते हैं। इतना लंबा आपका सफ़र है इतनी सी उम्र में। ज़रा उन नौजवानों के लिए कि जो दिल हार रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? प्लीज़ उनके लिए कुछ कहिए।
मुश्किल हालात में हौसला हार जाने वाले जो नौजवान हैं उनको मेरा ये पैगाम है कि देखिए पाकिस्तानी यूथ जो है, दे आर नोन फॉर देयर रेजिलियंस. पाकिस्तानी पीपल आर नोन फॉर देयर रेजिलियंस. People around the world knows that Pakistan has suffered from terrorism over the past decade or so, and they have still stood there strongly. It is the resilience that have helped them stay there strongly and fight those terrorists and finally restore peace in the country. तो पाकिस्तान की जो कौम है, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, they're known for their resilience, and that is why you should never give up and continue working hard and stay determined, and not only for yourself but for the rest of the society, because that is how we're going to excel. पाकिस्तान की जो नौजवान हैं उन पर जो है तो पूरे पाकिस्तान डिपेंड करता है. The whole Pakistan is depending on the young generation of Pakistan, because they're the future of Pakistan. And if you give up and don't do anything, the future of Pakistan will look stark. Therefore, you have an extra responsibility to make sure that you never give up and you excel not only for yourself but for the rest of Pakistan and for the Pakistani community. Great message अहमद, thank you. Lastly अब मुझे ये भी बता दें कि आपकी एक बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई थी बरतानवी शहजादे से. उस मुलाकात का अहवाल तो शेयर करें, क्या गपशप हुई थी? बरतानवी शहजादे जो है तो प्रिंस विलियम ने मुझे इनवाइट किया कैंसिंगटन पैलेस में लंदन में. तो वहाँ पर उन्होंने मुझे डियाना लेगेसी अवार्ड से नवाजा. It was an extreme honor for me to be awarded Diana Legacy Award. It's one of the most prestigious honors in the UK. और प्रिंस विलियम से जब मेरी मुलाकात हुई, उनके साथ मेरी कन्वर्सेशन हुई, तो वो मुझे अपने पाकिस्तान की जो टूर था उन्होंने किया था तो उसके बारे में बता रहे थे. He was telling me how welcoming the people were and the hospitality, the exceptional hospitality of the Pakistani people. And I just told him that the Pakistani people, of course, are extremely hospitable, and they have suffered for so long from terrorism, but they have always fought back, and they have regained the peace in the nation, and now deservingly there is peace in Pakistan, in every corner of Pakistan. And then उन्होंने जो है तो मेरी campaign के बारे में discussion की. He said that he really believed in what I do for the young people. And I explained to him that the young people in Pakistan and around the world have a lot of potential. They're brimming with potential, but we need to provide them with sufficient opportunities so that they can actually excel and they can actually utilize that potential. So we had a fantastic conversation, and he said that he really believes in this cause and that we should continue, and the youth of the world need to step up and do more for the people surrounding them, and I absolutely agree with him on that. बहुत शुक्रिया अहमद नवाज, साथ मौजूद थे आप. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अब ज़ाहिर है आपका अगला सफ़र है ऑक्सफोर्ड के साथ, वो भी बहुत अच्छा आप तय करेंगे इंशाल्लाह. बढ़ते हैं आगे. इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें. कुछ लम्हात पहले फरदौस शमीम नकवी साहब ने किरण जिक्र किया था कि जब पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो डिफ़ॉल्ट के करीब था पाकिस्तान, लेकिन फिर साबित कदमी थी उनकी हुकूमत की, चीज़ें बेहतरी की तरफ गई. तो अब हम ज़रा कोशिश करेंगे कि वाकई इकॉनमी का ये सफ़र, मौजूदा हुकूमत के ये 2 साल कैसे रहे, डूबती मईशत उभरी कहाँ कहाँ, कैसे कैसे. पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जिन्होंने कोरोना के बाद अपनी मईशत को जल्द और मौसर तरीके से न सिर्फ ये कि संभाला बल्कि मुस्तहकम भी किया. वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी संभाली थी तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब था, जैसे कि डॉक्टर शुएब नहीं डॉक्टर फिरदौस बता रहे थे. तो जनाब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुश्किल फ़ैसले किए गए और फिर उसके समरात भी सभी लोगों ने देखे. आज हम कोशिश करेंगे कि उन मुश्किल और मौसर फ़ैसलों के बारे में भी जानें और स्टॉक की सिचुएशन क्या रही वो भी आपको बताएं. तो हमारा साथ देंगे इसी सारे के सारे मामले पर बात करने के लिए समा डिजिटल के बिजनेस रिपोर्टर फारूक बलोच, और इसके अलावा डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक अहमद चुनाया साहब भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं. फारूक से पहला सवाल कर लेते हैं और फिर उसके बाद में चुनाया साहब की तरफ जाते हैं. तो फारूक ज़रा बताइए तो सही, अब जो मौजूदा हुकूमत है इसके 2 साल जितने दावे वो कर रहे हैं और जैसे कि आसार आपको इकोनॉमी में दिखाई दे रहे हैं, ज़रा इसका अहाता कीजिए, इसके ऊपर हमें बताइए. ये 2 सालों की अगर बात करें, इट वाज अ वेरी बम्पी राइड फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. काफ़ी हाइज भी थे, लोज भी थे, और हम सब ने देखा, हमने कवर भी किया. तो ओवरऑल ये जो दावे कर रहे हैं, ऑब्वियसली मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे काफ़ी चीज़ें इंप्रूव की हैं. जो सबसे बड़ा एक मसला था इस हुकूमत को वो था करंट अकाउंट डेफिसिट. वो आप देख लें इन्होंने बहुत कम किया, लेकिन 75% उसको कम कर लिया एक साल. इट्स अ बिग अचीवमेंट, ठीक है, लेकिन ये टेम्प्रेरी है.
बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर आपने इससे छुटकारा पाना तो हमारे एक्सपोर्ट्स को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो फॉर द लास्ट 2 years यस दे हैव डन अ गुड जॉब कि करंट अकाउंट। फारूक, आपने कहा ये करंट अकाउंट डेफिसिट को जो कम किया ये अच्छा तो है लेकिन टेम्परेरी है। एक तो मुझे बताएं कि टेम्परेरी कैसे, दूसरा माजी की हुकूमतों में कभी ये टेम्परेरी काम भी हुआ है? नहीं, मुझे अपने करियर में तो नहीं याद पड़ता कि माजी की हुकूमतों में ये टेम्परेरी काम भी हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। नीचे आया होगा यकीनन, लेकिन इस हुकूमत में देखा 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मंथली बेसिस पे हम सरप्लस में भी चले गए, यानी मुल्क में डॉलर जो है वो ज़्यादा आए हैं और मुल्क से बाहर डॉलर ये मैं पूछना भी चाह रहा था आपसे फारूक। कहा ये जा रहा है कि 2019 में और उसके बाद मई में हुआ। फारूक मुझे ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि इस साल जो बैरून मुल्क पाकिस्तान, उन्होंने बहुत पैसा भेजा है पाकिस्तान में, बहुत डॉलर आया पाकिस्तान, ये कैसे हुआ है? सर रेमिटेंसेस के फिगर्स तो यही बता रहे हैं, और इसकी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। वैसे इस पर काफ़ी लोग बहस भी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में जितना मुझे याद है या तो बिल्कुल जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट्स है उसके बराबर रेमिटेंसेस आई हैं या शायद उससे ज़्यादा आ गई हैं। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन बहुत क्लोज था। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेस आई हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन की सिचुएशन थी उसमें ज़ाहिर है फाइनेंशियल क्रंच था, तो जो बाहर लोग सेविंग्स लेकर बैठे तो उन्होंने थोड़ा फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए भी पैसे भेजे, उसकी वजह से ही पुश आया। फिर बकरा ईद आ गई थी, उस पर हर साल ही आखिर में एक पुश आता है, वो भी आया। एक और रीज़न जिसको मैं अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉन्फिडेंस से तो नहीं कह सकता क्योंकि उसके लिए मुझे कोई डेटा नहीं है वेरीफाई करने के लिए, ये चीज़ें अब अगले 1-2 महीने पता चलेंगी। वो ये कि बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज जो हैं उन्होंने, कुछ लोगों की जॉब्स भी गई हैं और वहाँ पर वो वापस पाकिस्तान आए हैं अपनी लेकर आए शायद। हाँ, तो शायद ये आपको जो जंप नजर आ रहा है उसको आप सेल तो कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा आई है, लेकिन हो सकता है ये साइन हो कि अच्छे खासे लोग वापस आ गए और अपनी सेविंग्स लेकर आ गए, इसलिए इतनी ज्यादा रेमिटेंसेस आई हैं। तो अगले 2-3 महीने में जो रेमिटेंसेस का ट्रेंड होगा, अगर उसमें कमी आती है तो ये थ्योरी फिर प्रूव हो जाती है। ठीक है, और अगर हम पर्टिकुलरली डेफिसिट टेम्परेरी में सही किरण, मैं ये बात कंप्लीट कर लूँ, शेब ने सवाल किया था कि करंट अकाउंट डेफिसिट टेम्परेरी का मतलब ये कि देखें मई में अक्टूबर 2019 में हम सरप्लस में आ गए थे, फिर मई में दोबारा सरप्लस में आए, तो करंट अकाउंट डेफिसिट हम जो नीचे लाए हैं उसकी बड़ी कीमत अदा की हमने अपनी इंपोर्ट्स को चोक कर दिया, इकोनॉमी को पूरा जो है ना हमने समझ लें स्ट्रैंगल कर दिया, उसका गला घोट दिया। तो वो एक ज़रूरी चीज़ थी, बड़ा मुश्किल रिफॉर्म था, हमने कर तो दिया, उसको हमने कंट्रोल कर लिया, इसी वजह से हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे, वो तो हम बच गए उससे। लेकिन अब अगर वापस उस तरफ नहीं जाना तो हमें अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं, स्पेशली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर एक्सपोर्ट्स करके कमाएं, ना कि कर्जे लेके डॉलर कमाएं और ना कि रेमिटेंसेस पे हम इन्हिसार करें। रेमिटेंसेस अच्छी चीज़ है बट उस पर इन्हिसार आप नहीं कर सकते कि आपकी कंट्रोल में नहीं है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें जो हम एक्सपोर्ट्स कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। दुनिया में जितने मुल्क हैं जिन्होंने तरक्की की है और जो एक्सटर्नल लेवल पे स्ट्रॉन्ग हैं, उनके अगर करंट अकाउंट डेफिसिट या तो कम है या सरप्लस में, वो सारे एक्सपोर्ट्स में स्ट्रॉन्ग है। तो हमें एक्सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना होगा, इसलिए मैं इसको टेम्परेरी कह रहा हूँ। ओके फारूक, आपने इंतज़ार कराया, पता है आपको चनाय साहब को। चले चनाय साहब प्लीज़ फरमाइएगा, ये मौजूदा हुकूमत के 2 साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए कैसे रहे? सारे के सारे हालात कैसे रहे? चैलेंजेस क्या रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 साल जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थे, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने मार्केट को 27,000 पॉइंट तक जाते हुए देखा और फिर मार्केट ने 41-42 हज़ार का हाई भी टच किया है। तो इसमें बड़े अप्स एंड डाउन रहे हैं। उसकी बेसिक वजह जो है वो यही रही है कि इकनॉमी जो है, जब नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसको स्टेबलाइज़ करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए। उन इक़दाम में सबसे पहला इक़दाम ये था कि उन्होंने इन्फ्लेशन मैनेज करने के लिए बेसिक डिस्काउंट रेट को जो है वो बढ़ाया और बेसिक डिस्काउंट रेट जो है वो 13.5 तक चला गया। जब 13.25 बेसिक डिस्काउंट रेट गया तो ज़ाहिर है मार्केट में एक प्रेशर आना था। जो स्टॉक के इन्वेस्टर्स थे, जो स्टॉक के मेजर प्लेयर्स थे, उन्होंने ये बेहतर जाना कि डेट सिक्योरिटीज़ में चले जाएँ। डेट सिक्योरिटीज़ में एक फ़िक्स रिटर्न था, अच्छा रिटर्न था। मोमेंट ये चीज़ें रिवर्स हुई जब इन्फ्लेशन की हालत हमारी बेहतर होने लगी तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जी जो हमारा बेसिक डिस्काउंट रेट है उसको मिनिमाइज़ किया जाए और हम 7% पे उसको लेकर आ गए हैं। तो 7% पे लाने के बाद ये मार्केट जो है उसके लेवल्स बड़े अट्रैक्टिव हो गए हैं।
3-4 और बेसिक चीज़ें इसमें हुई हैं, जिसमें मुख्तलिफ इस्लाहात हुई हैं सिक्योरिटी मार्केट के हवाले से। और उन इस्लाहात में एक तो जो फिक्स टैक्स रजीम था PTR का स्टॉक मार्केट प्लेयर्स के लिए, उसको रिमूव करना था। वो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इकदाम था, जिसमें एक वायबिलिटी जो है वो आ गई और लोग मार्केट में आ गए। फिर दूसरा जो बोनस शेयर्स पे टैक्स था, उसको जो है वो ख़त्म किया गया। मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर कुछ रेगुलेशंस जो हैं वो भी नरम की गई। रेगुलेशंस के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो रेगुलेशंस हैं आज भी वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के लिए नहीं है, वो एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट करते। उसमें बहुत सारे हिकअप्स हैं। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि FATF के रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से हमारे जो SCCP के रेगुलेशंस हैं वो सख्त हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनमें एक ऐसी लचक आए कि जहाँ जेन्युइन इन्वेस्टर आना चाहे वो किसी बड़ी कबाहत के बगैर जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। ओके, अहमद चनाय साहब, मुझे हुकूमती पॉलिसी से मुतालिक ज़रा मज़ीद बताइएगा, कौन सी पॉलिसीज़ थी जिन्होंने वाकई किरदार अदा किया, वो गेम चेंजर साबित हुई? देखिए, मैं हमेशा इस बात को बड़े पुरजोर अंदाज में कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तान में जो मौक़े फराम हैं, जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, पाकिस्तान की अपनी एक बड़ी ह्यूज कंजम्पशन है। और फिर पाकिस्तान के राइट और लेफ़्ट दुनिया की 1/3 आबादी है। जब 1/3 आबादी पाकिस्तान के राइट और लेफ़्ट हो तो लामहला जो कंट्री बीच में आता है उसके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने का आज वक्त है। आज पाकिस्तान में जब गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग इन्वेस्टमेंट करें, लोग पाकिस्तान को जो है वो प्रमोट करें, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि हम सब मिलजुल कर जो है वो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट के लिए काम करें, पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए काम करें और पाकिस्तान को उस डगर पर लेके जाएं कि एटलीस्ट अगर हमारी माशी तरक्की सही चल रही है तो फिर मैं ये गारंटी करता हूँ कि लोगों की तरक्की भी सही चलेगी, हुकूमत भी जो है वो अपने सही डगर पर आ जाएगी। अगर कहीं पॉलिसीज़ गलत हैं तो ये बिज़नेस कम्युनिटी है जो पिन पॉइंट कर सकती है कि ये पॉलिसीज़ मुल्क के लिए सही नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए साजगार नहीं है, हम इन पॉलिसीज़ को इस तरह चेंज करें और इसको आगे लेके बढ़ें। तो मैं ये समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज इस वक्त जो पॉलिसीज़ हैं वो सही डायरेक्शन में ज़रूर हैं। ये लोगों का काम है कि उसको कैपिटलाइज करें और हुकूमत का साथ दें और इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें। ठीक, बेहद शुक्रिया अहमद चनाय साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और फारूक बलोच आप साथ मौजूद। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। फारूक बलोच ने बड़ी अच्छी बात की थी, किरण एक्सपोर्ट पर फोकस करना होगा, लेकिन हमारा फोकस इस वक्त क्या है? ब्रेक पे फोकस है। वापस ब्रेक लगा एक्सपोर्ट को। वेलकम बैक। इस हिस्से में सबसे पहले बात करते हैं कोरोना से मुताल्लिक। मुल्क में हर 10वें पाकिस्तानी में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। वजारत सेहत की तहकीक में ये बात सामने आई है और ये कहा गया है कि कोरोना वायरस की मुमकिना दूसरी लहर में जो बूढ़े अफराद हैं वो हाई रिस्क पर हो सकते हैं। इसी सिलसिले में मजीद बात होगी समा की नुमाइंदा अरहम खान से। अरहम, ये जो ताज़ा तरीन मालूमात है, ज़रा इसकी तफसील हमें बताइए। जी बिल्कुल किरण, ऐसा ही है। वज़ारत कौमी सेहत ने एक रिसर्च की है पूरे मुल्क में और ये रवां साल जुलाई के माह में रिसर्च की गई है, जिसमें ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान में जो 11% लोग हैं वो कोरोना वायरस के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त उनमें पैदा हो चुकी है। और जो स्टडी है उसके मुताबिक ये है कि अगर पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आती है तो जो बूढ़े अफराद हैं जिनकी उम्र ज्यादा है वो ज्यादा खतरे में हो सकते हैं। ये जो स्टडी की गई है इसमें आलमी इदारा सेहत और AKQ के ताउन से की गई है पूरे मुल्क में ये। और इस स्टडी के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि मुल्क में हर 10वें पाकिस्तानी में कोरोना के खिलाफ जो एंटीबॉडीज हैं वो बन चुकी हैं। और जो एंटीबॉडीज की शरह है ये ज्यादातर नौजवानों में रही है, जबकि बच्चे और बूढ़ों में जो एंटीबॉडीज की शरह है वो कम रही है। ये जो आपने बात की है इसी से मुताल्लिक मैं जानना चाह रहा हूं। और हम आपसे इस्तेमाल है, हाथ धोने हैं, वो भी पाकिस्तानियों ने ज्यादा कर दिया है। 60 से 70% जो है वो पाकिस्तानियों ने बाकायदगी से हाथ भी धोए हैं और मास्क का इस्तेमाल किया। जी अरहम, मुझे ये बताइएगा कि आपने खुद भी कहा कि बच्चे और बूढ़े उनसे मुतालिक आप बता रहे हैं कि उनकी शरह कम है, यंग पॉपुलेशन में शरह ज्यादा है। बिकॉज कुछ रोज पहले ताहिर शमसी साहब ने हमारे शो में कहा था कराची के पर्सपेक्टिव से बात करते हुए कि 40% जो आबादी है कराची की, स्पेशली उन्होंने यंग पॉपुलेशन को कोट किया था
कि 40% में एंटीबॉडीज आ चुकी हैं। तो इससे मुतालिक अगर आप भी शेयर कर सकें, कुछ ऐसी फिगर भी है कि यंग पॉपुलेशन में ये ज़्यादा है एंटीबॉडीज़ की फिगर? आप ये है कि शुएब, जिस तरह से मुख्तलिफ तहकीक हो रही हैं पाकिस्तान में, और ये चूंकि एक नया वायरस है तो हर कोई इसको भी समझने की कोशिश कर रहा है कि असल में कोरोना वायरस और हम ये स्टडी तो अभी ये स्टडी कहाँ पर की गई, वो थोड़ा सा बता दीजिए नए सिरे से। ये जो स्टडी है ये क्योंकि ये मुमकिन नहीं होता कि हर किसी के पास जाके जो है वो स्टडी की जाए, तो एक रैंडम जो होता है वो सैम्पलिंग की जाती है। तो ये भी वही एक स्टडी है कि पूरे मुल्क में जो कोरोना वायरस है उसकी शरह क्या रही। तो हर किसी के पास जाना मुमकिन नहीं होता किरण ऐसी सिचुएशन में, लेकिन इस स्टडी में ये भी एक बात सामने आई है कि जो अर्बन एरियाज हैं हमारे, उधर कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो ज्यादा है रूरल के मुकाबले में। तो ये एक चीज जो है वो बहुत पॉजिटिव सामने आ रही है, लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खदशा बहरहाल बरकरार है। ठीक, अच्छा, दो बातें यार, हम एहतियात करनी है क्योंकि स्टडीज तो होती हैं, लेकिन एहतियात तो हम लोगों ने बेशक एहतियात तो करनी है यार। हम दो बातें, एक सैंपल साइज से मुतालिक भी अगर आप हमें बता सकें, और दूसरा ये कि इस रिसर्च की रोशनी में अहम फैसले भी हुकूमत कर सकती है। जी बिल्कुल शुएब, इस रिसर्च की रोशनी में हुकूमत जो है वो बहुत अहम फैसले कर सकती है, क्योंकि अब पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है उसके भी क्लिनिकल ट्रायल्स का आगाज होने जा रहा है, और फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स का आगाज बहुत जल्द हो रहा है, जिसकी सिफारिशात हुकूमत ने तैयार कर ली हैं। हम खबरें हैं कि 2 हफ्ते बाद स्टार्ट हो जाएगा, वो सिफारिशात भेजी जाएंगी। अच्छा, अभी सिफारिशात भेजी गई हैं, ऐसी खबर भी थी हम कि 2 हफ्ते बाद आगाज हो जाएगा इसका फेज 3 का। बिल्कुल बिल्कुल शुएब, लेकिन वो चूंकि ड्राफ्ट ने बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है जो क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में फेज 3 के होने जा रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म को भी लूप में रखना बहुत ज़रूरी है। तो वज़ारत क़ौमी सेहत में जो उनकी टीम है उन्होंने सिफारिशात मुरतब कर ली हैं, वज़ीर आज़म के सामने वो सिफारिशात रखी जाएंगी। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ ही हमको इस बारे में बता रही थी। तो जनाब, हम कोरोना के ख़तरे, ख़दशात, अंदेशे और इस सिलसिले में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस सब की बात कर रहे हैं। ख़ित्ते में बहुत कुछ हो रहा है, कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, या यूँ कहिए कि बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, कुछ बहुत मुख्तलिफ सा भी हो रहा है। मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल को तस्लीम करने के बाद से अमरीका ने मुस्लिम दुनिया के अहम तरीन मुल्क सऊदी अरब पर दबाव डालना शुरू किया कि वो भी इसराइल को माने, उसको तस्लीम करे, उसके वजूद को तस्लीम करे। लेकिन सऊदी अरब ने एमिरेट्स और इसराइल के दरमियान होने वाले मुआहदे पर पहला बाज़ाबिता रद्द अमल दे दिया है, और वो ये दिया है कि जो पॉलिसी होनी चाहिए। सऊदी खबर रसा इदारे के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि इसराइल की आबादकारी और तोसी पसंदी की यकतरफा पॉलिसीज़ बिला जवाज़ हैं और दो रियासती हल के लिए नुकसानदेह भी हैं। इस बदलती हुई सूरत हाल और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात हो सकते हैं? पाकिस्तान के हालात भी हमारी जो खारिजा पॉलिसी है, हमारे ऊपर जो प्रेशर्स हैं, और जो कुछ क्लैरिटीज़ हमारे यहाँ रही थी और हैं, सिचुएशन सारी की सारी क्या बनने जा रही है। अब हम कोशिश करेंगे कि हम इसी सिलसिले में बात कर सकें, और हमारा साथ देंगे तज्जियाकार हारिस नवाज। वेलकम टू नया दिन सर, कैसे हैं आप ये फरमाइएगा, खित्ते में ये जो तब्दीलियाँ सी हम देख रहे हैं, नए ताल्लुकात इस्तवार किए जा रहे हैं, पाकिस्तान इन तमाम मुस्लिम ममालिक से ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार कर रहा है, और अगर हम पर्टिकुलरली अपने खित्ते ही की बात कर लें तो वो हमारे स्टेप्स क्या क्या रहे हैं अब तक कि जो खित्ते के अमन सलामती के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए इम्पोर्टेंट रहे हैं, मशल रहे हैं? देखें किरण, बात यह है कि नए इन्वायरमेंट्स में आप हमेशा नए अलायंसेस भी बनाते हैं। Exactly. और साथ ही साथ जो पुराने आपके फ्रेंड्स हैं उनसे आप इंगेज भी रहते हैं, मतलब उनसे भी ताल्लुकात अच्छे रखते हैं और आगे एवेन्यूज खोलते हैं बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट के अंदर। और यही पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि देखें सबसे अहम बात ये होती है कि आपको अपने खित्ते में अपने नेबर्स के साथ सबसे अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। अब हमारे खित्ते में चाइना हमारे से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, फिर ईरान से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हम और बेहतर कर रहे हैं, उससे हमें बहुत फ़ायदे भी हो सकते हैं। लाइक अफगानिस्तान, ये इंपॉर्टेंट मुल्क है हमारे से। और फिर ऑफकोर्स अगर देखें सेंट्रल एशिया और रशिया आ जाता है। सऊदी अरब से हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा सा कट ऑफ ये फील कर रहा था कि कश्मीर के मामले में OIC का वो किरदार नहीं रहा जो पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता था।
क्योंकि वी वांटेड के मुस्लिम ममालिक हैं और फिर एक ओआईसी है, इस्लामिक कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है, अब इनको बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना चाहिए था कश्मीर के फेवर के अंदर, वो नहीं आया, जिसकी वजह से शाह महमूद कुरैशी ने गिला शिकवा किया और कहा जी कि ये हम पुराने फाउंडर मेंबर्स हैं सही। और ये इसकी वजह से हम अभी ये सोचेंगे कि हमने कैसे ताल्लुकात रखने ओआईसी से। लेकिन साथ ही साथ आपने ये देखने का फिर दूसरा ब्लॉक एक और नया बन रहा है जिसमें टर्की है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, चाइना, ईरान है, कतर है, तो ये ममालिक के साथ। लेकिन आपको हमेशा देखिए सऊदी अरब के ताल्लुकात जिससे भी रहे हैं, हमने कभी एतराज़ नहीं किया कि सऊदी अरब के अमेरिका से ताल्लुकात क्यों अच्छे हैं, ये किसी और मुल्क से हैं, तो हर मुल्क के अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, बिल्कुल ठीक यही है। लेकिन अभी जो सऊदी अरब ने स्टेटमेंट दिए उससे तमाम जो शुबहात थे वो ख़त्म हो गए और इंडिया ने जो शोर मचाया हुआ था उनका मुंह बंद हो गया जब उन्होंने बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दे दी कि सऊदी अरब इजराइल से ताल्लुकात जब तक नहीं इस्तफाद कर सकता, जब तक कि वो फ़लस्तीन को इकलादा रियासत नहीं दे देता, सही रिकग्नाइज नहीं करता, उनको जगह नहीं दी जाती। यही पाकिस्तान का स्टांस है। तो एग्जैक्टली सर, यही पूछना था सर, मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे। एक तो ये कि एग्जैक्टली जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं, पाकिस्तान का स्टैंस है, बहुत क्लैरिटी के साथ है। दूसरी तरफ सर एक ये भी तो मामला है कि वो जो 70 साल पहले, 60 साल पहले, 50 साल पहले, 40 साल पहले जो तर्ज था ममालिक का एक दूसरे के साथ में रिलेशन था, अब मामला थोड़े से डिफरेंट हैं। लोग अपनी रियासत को ज़्यादा फ़ौक़ियत दे रहे हैं बनिस्बत इसके कि क्योंकि हमारा मज़हब मिलता जुलता है, हमारा कल्चर मिलता जुलता है, तो हम ज़रूर साथ देंगे, भले कितनी दूरी हो, भले ममालिक के दरमियान 10 ममालिक आ जाएं। सर वो भी एक पैटर्न चेंज हुआ है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बात है। सर प्लीज़ इसकी रोशनी बताइए। देखिए बहुत चेंज हो गया। 70 साल की एक इन्वायरमेंट फ़र्क होती हैं, जो पोलिटिकल इन्वायरमेंट फ़र्क होती हैं, आपके नेशनल इंटरेस्ट फ़र्क होते हैं और अभी उसी तरीके से हालात चेंज हो गए हैं। यही बात इमरान खान साहब ने कही है कि आपके जो देरीन ताल्लुकात होते हैं वो एक जगह पर, आप उनसे इंगेज रहते हैं, आप उनसे मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं और उनका ख्याल भी करते हैं, लेकिन आप नए एवेन्यूज ढूंढते हैं, नए पॉलिटिकल अलायंस भी देते हैं ताकि चेंजिंग इन्वायरमेंट्स के अंदर आप अपने को एडजस्ट करें। और बहादुरी ये है कि आप उसमें अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को परसू करें, उनको लेके आगे चलें, उनमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप यही कहेंगे कि हम ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्री के साथ रहेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन आपके अगर वो बहुत दूर है और आपके नज़दीक आपका एक नया ग्रुप बन रहा है जो आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मिलती है, सिक्योरिटी की इन्वायरमेंट बेहतर होती है, तो यू मस्ट एक्सप्लॉइट दोज। और यही आपके सामने यूएई ने क्या किया, यूएई ने इजराइल से ताल्लुकात इस्तवार कर लिए, उनकी अपनी सोच है, वी हैव नो ऑब्जेक्शन, हमने उन पर एतराज़ नहीं किया, हमने ये ज़रूर कहा कि उससे फॉरेस्ट इफेक्ट्स होंगे, और लेकिन हमारी अपने स्टांस आई थिंक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बहुत क्लियर कर दिया कायदे-ए-आज़म की विजन के मुताबिक कि इजराइल से हमारे ताल्लुकात जब तक ठीक नहीं हो सकते, जब तक वो पैलेस्टाइन को के लोगों को अपना हक नहीं देते हैं, वो एक स्टेट नहीं बनाते हैं। और सेकंड याद रखिए कि अगर हम किसी हालत में भी हम इजराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि पैलेस्टाइन के हकूक दिए हैं या नहीं दिए हैं, इससे हमारे कश्मीर कॉज को बड़ा फर्क पड़ेगा। फिर हम कश्मीर की बात कैसे करेंगे? कश्मीर का क्या है, कश्मीर की भी फिर इंडिया कहेगा जी इनकी भी आप क्यों बात करते हैं, इनको भी छोड़ दें आप, जब आपने उनको छोड़ दिया। इसलिए वी हैव टू बी वेरी फर्म ऑन दिस स्टैंड। और सर हमें ज़ाहिर है इस बात को बार बार दोहराना पड़ेगा, मेड बी विद द पर्सपेक्टिव ऑफ कश्मीर और फ़लस्तीन, कि अ जस्ट वॉर इज़ बेटर देन एन अनजस्ट पीस। तो हमें उस जस्ट पीस की बात करनी है और बार बार करनी है और ये बताना है और तमाम मुल्कों के साथ इस पर बात करनी है कि जब हम बात फ़लस्तीन की कर रहे हैं, हम कश्मीर की कर रहे हैं, तो हमें ये बात ज़रूर करनी है कि असल में क्या मामला है और प्रिंसिपल स्टांस हमारा क्या होना चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जो यूएई का मामला ज़रा वो डिफरेंट है, हमने देखा भी है सर यूएई के हवाले से, स्पेशली अदरवाइज दीगर ममालिक के हवाले से भी, कि सर ये वेस्टेड इंटरेस्ट जो होते हैं सर ये प्रिंसिपल एजेंडे को पीछे कर देते हैं। ये दीगर ममालिक के साथ तो नहीं होगा, बिकॉज अभी तो सऊदीया ने कह दिया, बड़ा खुल के कह दिया, और वही स्टैंड है जो पाकिस्तान का है, बट सर वो यूएस इन्फ्लुएंस में भी है। जी बिल्कुल, ये इंटरेस्ट है और हमने देखिए हमें ये कंसर्न ज़रूर होना चाहिए कि बीइंग इस्लामिक कंट्री अगर कोई ऐसे बात करे, लेकिन हम उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं और ना हम अपने ताल्लुकात ख़राब कर सकते हैं। हमने उनको हमारे प्राइवेट चीफ आर्मी स्टाफ की विजिट बहुत पॉजिटिव रही है, उन्होंने जाके पाकिस्तान में नुक्ता नज़र बताया है और बड़ी अच्छी तरीके से उनको समझ भी आ गई और इसीलिए फ़ौरन स्टेटमेंट भी आ गई है
आई थिंक जो ममालिक बड़े खुश थे, खास तौर पे हमारा जो दुश्मन है हमेशा का इंडिया, वो बड़े वहाँ पर शुभ नारे लगाए थे कि पाकिस्तान, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को छोड़ दिया, ये कर दिया। हमारा उनसे रिश्ता एक बहुत अहम है, और ख़ास तौर पे जो एक दो होली सिटीज़ हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान की कमिटमेंट है किसी हालत में भी उनकी दिफा के लिए पाकिस्तान हर वक्त, हर लम्हे, हर तरीके से पूरी कुव्वत के साथ उनकी मदद करेगा। और साथ ही साथ बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ईरान और अफगानिस्तान को, ये सऊदी अरब को भी कोशिश करेंगे इनके आपस में हालात ठीक करें, ताकि एक और मुस्लिम ज़्यादा स्ट्रेंथ हो, जो कि दुश्मन नहीं चाहता। इजराइल, अमेरिकन यही चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये सारा एक ब्लॉक बन जाए और सारी सिक्योरिटी सऊदी अरब की जब वो भी इजराइल को दे दी जाए। इससे और ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। तो ये अलायंसेस नहीं बनती हैं, नए इन्वायरमेंट बन जाते हैं। 70 साल की चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाती हैं। आपको आपके सामने है कि चाइना कहाँ पर था उस वक्त, चाइना ने कितनी कम तरक्की की थी, और अब चाइना फास्ट इमर्जिंग इकोनॉमी भी है, वर्ल्ड पावर भी बन गया है, और पाकिस्तान का दरुना जो एक बहुत टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। इसलिए हमने और हमारे रीजन में, हमारे हमसाए में हमारे साथ हर वक्त उनका ताल्लुक है। और फिर पाकिस्तान की प्रॉब्लम जो क्रिएट की जा रही है वो सी पैक है। वी ऑल नो कि सी पैक के लिए अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है, सी पैक के लिए इजराइल भी हर वक्त तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। अगर हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे तो हम दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अपने मुल्क के मफादात में फैसले करेंगे। ये वो नहीं चाहते, और हमने इसी को लेके आगे चलना है, और इसीलिए पाकिस्तान फौज ने तहैया किया हुआ है कि हमने सी पैक को कामयाब करना है, उस पर देनी है। सर, और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये इस पूरे खित्ते के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर कोई इस खित्ते की इकोनॉमी को नहीं देख रहा, मैं भारत ही की बात कर रही हूँ, अगर उनसे ये मेगा प्रोजेक्ट उनसे हजम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये कि वो ये चाहते ही नहीं कि इस खित्ते में खुशहाली आए। अमन भी नहीं चाहिए इस खित्ते में, खुशहाली भी नहीं चाहिए। ये इस कम से कम इस मामले में तो ये बिल्कुल क्लियर है। दिस इज द इशू। सबसे बड़ी जो इस वक्त जो है ना इंडिया को और अमेरिकन को हजम नहीं हो रहा, वो ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करने वाला है, हम एक जंप अप पॉइंट पर आ गए हैं। बेल्ट रोड इनिशिएटिव में ये जो गवादर और सी पैक है, ये पहला फ्लैग ऑपरेशन है। ये कामयाब हो जाएगा तो पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान की एक नई आउटलुक आ जाएगी। हमारी जियो स्ट्रेटिक लोकेशन ऐसी है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, जिससे हमें कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, और हमने अपने अवाम के लिए, हमने तरक्की के लिए काम करना है। इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और वो सी पैक है। और इसके लिए ही ये अमेरिका और ये जो कश्मीर को कोशिश कर रहे हैं, गिल्ली बल्तिस्तान पर क्लेम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इसको डिस्प्यूटेड शो करें, और यहाँ से गिल्ली बल्तिस्तान से जो एक रास्ता गुजरा सी पैक का, वो ना बन सके। लेकिन इस पर तहैया पाकिस्तान ने किया हुआ है। हमारी लाइफ लाइन है ये सी पैक और गवादर पोर्ट, इसको हमने करना है। इससे सही देखेंगे कि कितनी हम कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे। सर, एक लास्ट कमेंट सर प्लीज़। जिस वक्त जो ममालिक इस वक्त भारत के साथ में हाथ मिलाए हुए हैं, जो ममालिक इस वक्त इसराइल को एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं, सर कश्मीर और फ़लस्तीन, वहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ज़िंदगी को बिल्कुल जो है ना, जिसको कहते हैं मुरझा गई है ज़िंदगी। ये सब कुछ मुसलसल कहते रहना पड़ेगा, और जो ममालिक इन दोनों इलाकों को, इन दोनों जगहों को जहन में रख कर बात कर रहे हैं, सारे के सारे चैलेंजेस को देखते हुए, सर वो मुश्किल हालात से लड़ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कोई दूसरी कंट्री। देखें, बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ते रहना चाहिए। पाकिस्तान का जस्ट स्टैंड है, पाकिस्तान कश्मीर की आवाज़ है। हम इसमें हर हालत में कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। बल्कि मैं तो एक स्टेप आगे कहूँगा कि उनके ऊपर जुल्म हुआ है, उनके मुल्क पर कब्जा किया गया है, और ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक अगर वो उनका राइट है आर्म स्ट्रगल करने का, और पाकिस्तान को उनकी मटेरियल सपोर्ट भी करनी चाहिए। इसलिए कि बांग्लादेश में इंडिया ने पूरी फौज उतार दी थी, आपको याद होगा। तो क्या हमारा हक नहीं है कि जब हम कश्मीर कहते हैं हमारी ये शारग है, हम उनके नौजवान जो हज़ारों की तादाद में बुरहान वानी पैदा हो गए हुए हैं, उनको सपोर्ट करें, उनको वेपन एमुनिशन दें, ताकि वो इंडियन फौजियों को मारें और फिर वहाँ पर अपनी आज़ादी लेकर आए, जो उनका एक बुनियादी हक है। जब तक ये नहीं होगा, यूनाइटेड नेशंस की दुनिया की नज़रें इस साइड पर नहीं आएंगी कि दो न्यूक्लियर ताकतें आपस में आमने सामने खड़ी हैं। खुदा न खास्ता कश्मीर इज़ अ फ्लैश पॉइंट, कहीं लड़ाई हो गई तो पता नहीं इसकी डायनामिक्स क्या होंगी। और मामले को सुधारने की जिम्मेदारी तो उनके ऊपर भी है जिन्होंने बिगाड़ पैदा किया है, वो यकीनन भारत ही है। सर
थैंक यू सो वेरी मच सर, आप हमारे साथ थे, इस सारे मामले के ऊपर बात कर रहे थे। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो कश्मीर हो या वो फ़लस्तीन हो, जुल्म जहाँ है पाकिस्तान का क्लियर स्टैंस है कि ये नहीं होना चाहिए। धरती कोई भी हो, मजालिम के खिलाफ तो पाकिस्तान खड़ा है। एग्जैक्टली किरण, और हम इस स्टैंड पर कायम रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, खबर आ रही है सिंध पुलिस से मुताल्लिक। सिंध पुलिस का साबिक अफसर नैब के रडार पर है। सिंध हाई कोर्ट ने नैब को 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया था और कांस्टेबल्स को भर्ती किया था। इसी से मुताल्लिक अब ये केस है। पीर फरीद जान, इन्होंने अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। साबिक अफसर जिसकी हम बात करें, इन्होंने हैदराबाद में गैर कानूनी तौर पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती किए थे, यानी अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया था। और अब सिंध हाई कोर्ट ने 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। तो एक और ख़बर, एक और मामला हम आपके सामने रखते हैं। वालिदैन के दरमियान अलहदगी हो गई, वालिद ने दूसरी शादी कर ली। कराची में मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी करने वाली नौजवान डॉक्टर इस दुनिया से रूठ गई। पुलिस ने पिस्तौल कब्जे में ले लिया है, तहकीकात शुरू कर दी हैं। वालिदैन ने अभी तक मुकदमा इस सिलसिले में दर्ज नहीं कराया। देखते हैं इसी सब पर सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। कराची के इलाके डिफेंस फेज 4 में खातून डॉक्टर की मुबैना खुदकुशी। खातून जख्मों की ताब ना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गई। डॉक्टर्स के मुताबिक खातून के सर पर गोली लगने से दिमाग के सेल्स शदीद मुतासिर हुए थे। पुलिस ने खातून डॉक्टर के घर से मुबैना खुदकुशी में इस्तेमाल होने वाला 9mm पिस्तौल और खोल फॉरेंसिक के लिए भेज दिया। पिस्तौल की मालियत 1 लाख रुपए से जायद है। हुक्काम का कहना है असलहा किसका था ताहाल पता न चल सका। अर्ली इन द मॉर्निंग इनकी डेथ हुई है। अभी डेड बॉडी मीरपुर हाउस को लेके हैं फॉर बरियल। ये अपनी फैमिली के साथ रह रही थी। इनकी छोटे 2 भाई हैं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक अहले खाना ने मामले को खुदकुशी करार दिया, जबकि खातून डॉक्टर वालिदैन और घरेलू उलझनों की वजह से परेशान थी। खातून डॉक्टर के वालिद ने अलहदगी के बाद दूसरी शादी की थी। नौजवान डॉक्टर के जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन उनके अहले खाना के पास है। साथी रिपोर्टर शाहनवाज अली के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। ये टिकटॉकर भी थी, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी थी। जिस तरह इस रिपोर्ट में भी ये बताया गया कि वो असलहा किसका था ये मालूम नहीं हुआ। फिर जिस तरह पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, इससे मुतालिक भी ज़रा कुछ सवाल होते हैं। एनीवेज, इससे मुतालिक जो फॉलोअप होगा आपके सामने रखेंगे, बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक शामिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बारिश हुई है, बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो गई है, ज्यादा पानी आ गया है। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा बारिश हो गई और बहुत ज्यादा पानी आ गया है। मनाजिर भी आपको दिखाते हैं, कितना प्यारा रहा। एग्जैक्टली, जरा मनाजिर दिखाएंगे तो फिर हम बात कर पाएंगे। मनाजिर दिखाइए। देखो तो कितनी प्यारी बारिश। अच्छा, ये इतनी सारी बारिश। क्या ये गुजर नाला है किरण? नहीं, लेकिन ओ शुरू में तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ये तो लोगों के लिए परेशानी। तो जनाब, ये कराची की बात हम नहीं कर रहे, हम लाहौर की बात कर रहे हैं। ये कैनाल रोड हम दिखा रहे हैं आपको। कैनाल ओवरफ्लो हो गई है और पानी अब रोड पर आ चुका है। इसी पर बात करेंगे। जहांगीर खान ने हमें ज्वाइन किया है। जहांगीर, हम ज़ाहिर लाहौर की जब बात करते कहते हैं नहर नहर जाओ। अबे नहर भी कैसे जाएं? अब तो नहर बाहर आ गई है। लहर हो रहा है आपके। जी बिल्कुल, लाहौर में बारिश गुज़िश्ता रात से शुरू हुई और आज दिन के वक्त ये जारी रही। मूसलाधार बारिश थी, बहुत तेज बारिश होती है, जिसकी वजह से लाहौर की जो नहर है, जो कि लाहौर के बिल्कुल दरमियान में से गुजरती है, ये ओवरफ्लो हुई है। और मुस्लिम टाउन अंडरपास, जिसको कि गुलजार अंडरपास भी कहते हैं, उसके करीब ये नहर का बंद, इसको कहने के एक किस्म का ये डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से सारा पानी जो है वो ओवरफ्लो होने के बायस अब बाहर सड़क पर आ गया और अंडरपास के अंदर जो है वो बारिश का पानी जमा हो गया। ट्रैफिक का जो बहाव है वो भी पानी के बाहर निकलने की वजह से शरीर मुतासिर हुआ है। और जहांगीर, ये मनाजिर में हम इस वक्त दिखा रहे हैं, यहाँ पर अक्सर ऐसी शाहराहें हैं जहाँ पर गाड़ियाँ मोटरसाइकिल जो जा रहे हैं वो वहाँ बहुत ज्यादा पानी है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, जो राहगीर है, जो रोड यूजर्स हैं, उनको काफी परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अहम शाहराहें जो है वहाँ पर इस वक्त बारिश का पानी जमा है। जिसी तरह जो अंडरपासेस है वहाँ पर बारिश का पानी जमा है, ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर हुआ है, क्योंकि लोग जो है अमूमी तौर पर अंडरपास को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पानी भर जाने के वजह जो है उनको मेन रोड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये मनाजिर देखकर ये लग रहा है कि लाहौर ने सोचा कि हम भी कराची के नक्शे कदम पर चलेंगे। आप साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शाहिद हुसैन ने, लाहौर से ही बरकत मार्केट में आप मौजूद हैं। शाहिद, यहाँ पर भी पानी खड़ा है, कई फीट पानी। बड़ी परेशानी।
जो बरकत मार्केट है यहाँ की सड़कें तो अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन चूँकि नशेबी इलाका है थोड़ा सा यहाँ पर सड़कों का, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम है। और जो कैनाल से आने वाले लोग हैं, जो पंजाब यूनिवर्सिटी और इकबाल टाउन से आने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ रहा है। और जो लोग गार्डन टाउन के ज़रिए गुलबर्ग की तरफ आना चाहते हैं, देखा यही जा रहा है कि वो यू टर्न ले रहे हैं या वो कैनाल के रास्ते जा रहे हैं। इस वक्त जो शहर की बाकी सड़कें भी हैं वहाँ पर पानी खड़ा है, क्योंकि 8 घंटे के करीब ये बारिश हुई है। और इस 8 घंटे के अंदर जो पानी जमा हुआ है, जो पानी रिकॉर्ड किया गया है, सबसे ज़्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो 189 है, जो लक्ष्मी के इलाके में है। इसी तरह शहर के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर भी जो मिलीमीटरों में बारिश रिकॉर्ड की गई है वो 100 से ऊपर ही है। ट्रैफिक जैम जो है वो शहर की तमाम सड़कों के ऊपर है, और कैनाल रोड जिसका भी आप थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रहे थे, ये शहर के कई इलाकों को मिलाती है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, क्योंकि 1-2 अंडरपास यहाँ पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से जो लोग ऊपर से जाने की कोशिश करते हैं और ऊपर से ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो आसानी से नहीं होता और ट्रैफिक जो है वो जैम हो जाती है, दोनों तरफ से ट्रैफिक आती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो गटर हैं वो भी हमने कई इलाकों में उबलते हुए देखे हैं, जिसकी वजह से पानी खड़ा है। और इंतजामिया बारिश जो है इस वक्त सिलसिला रुक चुका है, लेकिन अगर बारिश दोबारा शुरू होती है तो दोबारा पानी जो है ये पानी ये मसाइल जगा सके इंतजामिया को, इंतजामिया का है शाहिद, वो बताइए। जो इंतज़ामिया है वो अमूमन बारिश होने के बाद ही हरकत में आती है। अभी कुछ देर पहले वज़ीर आला की जानिब से भी ये कहा गया कि जो नकासी है उसका निज़ाम ठीक किया जाए, लेकिन जब पहले बारिश हुआ करती थी तो फौरी तौर पे इंतज़ामिया हमें नज़र आती थी मुख्तलिफ जगहों पर पानी निकालते हुए। लेकिन पहले तो हमें लॉन्ग शूज़ पहने शहबाज शरीफ साहब भी नज़र आते थे, रुकती नहीं है, हमें नज़र आते थे वो लॉन्ग शूज़ पहन के इस बारिश में। लेकिन मुझे बताइएगा कि 2 बातें, एक ये कि क्या ये पहले से एंटिसिपेट किया जा रहा था कि इतनी बारिश होगी, इतना पानी आएगा और इंतजामात उससे पहले ज़ाहिर करने होते हैं। दूसरा ये शाहिद यहाँ पर क्या मसला है, क्योंकि कराची की जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि गुजर नाला हो, दीगर नाले उनकी सफाई नहीं होती, निकासी का निज़ाम नहीं होता, इंतज़ाम नहीं होता, दैट इज़ द रीज़न कि पानी जमा हो जाता है। लेकिन लाहौर में क्या है कि वहाँ पर भी इसी तरह चोकिंग पॉइंट्स हैं, कि वहाँ पर भी कचरा है, कि वहाँ पर भी नाले बंद हैं, कि वहाँ पर भी निकासी का निज़ाम नहीं है। जो लाहौर की सूरत हाल है वो कराची से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है, क्योंकि जब यहाँ बारिश होती है उस वक्त पानी खड़ा ज़रूर होता है सड़कों पर, लेकिन अगर बारिश रुक जाए तो कुछ देर के बाद वो पानी जो है वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन ये जो बारिश इस वक्त है ये प्रेडिक्ट की गई थी, पहले ही महकमा मौसमियात ने बता दिया था कि अगले 2 से 3 दिन में बारिश होगी, लेकिन इतनी बारिश होगी कि जो निकासी का निज़ाम है वो वक्ती तौर पे ज़रूर फेल होता है, लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है उसके कुछ घंटों के बाद पानी जो है वो निकल जाता है। और अगर पूरा दिन गुजर जाए और उसके बाद फिर बारिश ना हो तो यूं भी लगता है कि बारिश जो है वो, लेकिन आप अंदरून शहर के लिए ऐसा नहीं कह सकते, बरसात का मौसम है, डेली बारिश हो। बिल्कुल क्विकली बताइएगा। जी जो अंदरून शहर है, जो बिल्कुल पुराना इलाका है लाहौर का, जी पतली पतली गलियां हैं, वहां पर सिचुएशन थोड़ी सी खराब होती है, और ज़्यादा देर खराब रहती है। हाँ, वहाँ पर चूंकि सफाई का निज़ाम जो है वो इतना अच्छा नहीं है जितना बाकी शहर के अंदर है, इसलिए वहाँ पर जो है वो गंदगी ज़्यादा होती है, पानी खड़ा हो वहाँ ज़्यादा उसकी भी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। लेकिन लेकिन वहाँ पर भी पानी निकालने के लिए, निकासी के लिए जो है वो फौरी तौर पे इंतजामिया जो है बारिश रुकने के बाद हरकत में आती है और वहाँ से पानी बस अब आप ना शोएब का मशवरा याद रखिएगा, अगली बार लॉन्ग बूट्स का अरेंजमेंट करके रखिएगा। इतने सवेरे सवेरे आप आए और देखिए बारिश में रिपोर्टिंग थोड़ी सी मुश्किल भी हो रही है। बहरहाल मुझे पता है कितनी मुश्किल आप काम कर रहे हैं, तो निकल खड़े होते हैं। तो चूंकि अब शाहिद भी हमारे साथ हैं और वो हमें बता रहे थे कि लाहौर में मसाइल कितने, और उन्होंने लक्ष्मी चौक का बताया कि वहाँ ज़्यादा बारिश हुई है। लाहौर के किस मकाम पर कितनी बारिश हुई है मैं ये जानने की कोशिश करूँगी। अब कितनी बारिश मजीद हो सकती है एग्जैक्टली। तो हमारा साथ अब देंगे हमारे नुमाइंदे दानियाल उमर। दानियाल, ज़रा बताइए तो सही, कितनी बारिश हो गई, एक्सपेक्टेड क्या है, कहाँ क्या गया है, फोरकास्ट क्या है? जी बिल्कुल किरण, आज शहर में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है अभी तक इस स्पेल की जो कि बारिशें हो रही हैं। सबसे ज्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो लक्ष्मी चौक में की गई है, तकरीबन 189 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा
ताजपुरा में भी बहुत ज्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है, 176 मिलीमीटर जो है वो वहां पर बारिश हुई है। इसी के साथ साथ जो अंदरून शहर के इलाके हैं जिनके अंदर पानी वाला तालाब का एरिया शामिल है उसमें 168 मिलीमीटर, और अगर जो लाहौर के पोस्ट साइड के इलाके देखें जिनके अंदर जौहर टाउन शामिल है उसमें 106 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। ज्यादा बारिश जो है वो नहीं हुई। जेल रोड पर 118 मिलीमीटर और जो एयरपोर्ट का इलाका है वहां पर 90 से ज्यादा मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। मजमूई तौर पर देखने में ये आ रहा है कि जो अंदरून शहर का जो इलाका है उस तरफ बारिश का जो स्पेल था वो ज्यादा खुलकर बरसा है, और जो दूसरे लाहौर के बाकी इलाके हैं वहां पर बारिश हुई तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर उतना बड़ा जो है वो ज्यादा मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड नहीं की। थैंक यू दानियाल, आप इस सिलसिले में अपडेट कर रहे थे। हमने लाहौर की बात की, लाहौर की बारिश की बात की, वहाँ का तस्करा किया। मौसम अच्छा हो तो लोगों के प्लान्स बन जाते हैं, और कराची के शहरियों की जो आसान तरीन प्लान होता है ना वो होता है केंझर झील। यहाँ जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, लोग अपनी पूरी फैमिलीज़ को लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ इंतज़ामात ना होने के बराबर हैं। वहाँ बहुत कुछ बहुत साल से वैसे का वैसे ही है, जिसको बेहतर होना चाहिए था नहीं है, और इसी की वजह से ये हुआ कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हो गया। एक ख़ानदान के कई अफराद लुक़्मा अजल बने, किश्ती में सवार हुए यादें बनाने और फिर जाने चली गईं। ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं। हमारे रिपोर्टर आमिर मजीद ने खोज लगाने की कोशिश की कि वजह क्या रहती है कि ऐसे हादसात हो जाते हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं, यादें चूर चूर हो जाती हैं। हम आपके सामने उनकी सारी की सारी वर्किंग रखते हैं। 2 रोज कबल कराची से केंजर झील सैर व तफरीह के लिए जाने वाले एक ही खानदान के 10 अफराद डूबकर जाम बहक हो गए। माजी की तरह इस दफ़ा भी जब कश्ती उल्टी तो ना ही वहाँ पर सिक्योरिटी का अमला मौजूद था और ना ही कोई हिफाजती इंतजाम उठाए गए थे। कराची से 135 किलोमीटर दूर 54 स्क्वायर मील पर मुहित केंजर झील शहर कायद के बासियों के लिए पुरकशिश तफरीह गाह है। मौसम गर्मा में रोजाना हजारों अफराद इस झील की सैर को आते हैं और हर साल कई अफराद डूबकर जाम बहक भी हो जाते हैं। इस झील के वस्त में एक पुरकशिश मुकाम नूरी और जाम तमाची का मज़ार है। ज्यादातर हादसात इस मज़ार पर आने और जाने के दौरान कश्ती उलटने से पेश आते हैं। माहीगीर कम पैसे लेकर शिकार में इस्तेमाल होने वाली कश्तियों में लोगों को लेकर जाते हैं, जो हादसात का सबब बनती हैं। सस्ते में जाते हैं वो, मतलब बोलेंगे इसमें 15 आदमी बैठते हैं, हम 50-50 रुपये आदमी ले लो, 60 रुपये बंदा ले लो। इस हिसाब से वो पैसेंजर के हिसाब से वो लेके उनको तो 4 रुपये से मिल जाते हैं। लोग ज़्यादा भेज जाते हैं, उनको पता नहीं कि भाई उसमें वजन की कितनी गुंजाइश है। हुकूमत सिंध के शोबा सेहत के जेर इंतजाम चलने वाली कश्तियों की हालत भी कुछ अच्छी नहीं। कवानीन पर अमल दरामद करवाना केंजर पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस के पास मौजूद पेट्रोलिंग के लिए वाहिद तेज रफ्तार कश्ती भी खराब पड़ी है। सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन केंजर झील के इंचार्ज मखदूम गुलजार ने बताया कि झील के 1.5 किलोमीटर हिस्से पर बाअसर अफराद का कब्जा है। इनके लेक पे किनारों पे इनके पूरे गांव हैं, वहीं पे गांव से ये कश्तियाँ निकालते हैं, तो इनको चेक नहीं कर सकते। इनके गांव में बिल्कुल बैंक पे हैं, किनारे पे हैं, जहां से पानी स्टार्ट होता है। हादसे के बाद झील इंतजामिया ने कश्ती सर्विस तो बंद कर दी, मगर सवाल ये है कि इस वाक़े के बाद भी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दामात उठाए जाएंगे या नहीं। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ आमिर मजीद, समा, कराची। और जिस तरह पहले भी जिक्र हमने किया, ये पहला वाक़या नहीं था, पहले भी ऐसे कई वाक़यात होते चले आए हैं, और दैट इज़ द रीज़न कि आमिर मजीद ने भी ये रिपोर्ट तैयार की कि वजह क्या है। ये तो रिपोर्ट आपने देखी। इस वक्त एक ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिस पर इस सानहे ने क़यामत ढाई। इनका नाम है आमिर। इन्होंने इस सानहे में अपनी बहनों को खोया, अपनी वालिदा को खोया, कई रिश्तेदारों को खोया। आमिर, शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। ज़ाहिर है हम सब के लिए तो अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है जो आप पर बीत रही है, जो आप पर गुजर रही है। कर्ब की कैफियत होती है, ऐसा सानिया हो जाए, ऐसा सानिया किसी के साथ भी हो जाए। आपकी वालिदा, आपकी बहनें आपने खोई, अपने रिश्तेदार भी खोए। थोड़ा सा बताएंगे इस वाक़े से मुताल्लिक, और कितने रिश्तेदार थे जो आपने खोए इस वाक़े की वजह से? हमने तकरीबन हमारे 10
ख़वातीन जो थी, जिसमें हमारी 9 जो है ना ख़वातीन थी और एक हमारी भांजी छोटी थी। और इस हादसे के अंदर जो है ना हम खो गए इसको। और अब मतलब एक वाक़या, इतना हादसा और इतना दिली दुखी वाक़या हुआ है कि इसमें हमारी वहाँ की जो इंतज़ामिया है उनकी नाअहली से ये वाक़या हुआ है। अगर वहाँ की इंतज़ामिया सही होती, वहाँ का डीसी सही होता, वहाँ के SHO, वहाँ के SP सही होता, तो ये वाक़या नहीं होता। क्योंकि लोकल ब्रांच जो है ना वहाँ ट्रैवल के लिए ये नहीं छोड़ते। इन लोगों ने लोकल लॉन्च वहाँ छोड़ी और उसके अंदर अगर 4 बंदों की गुंजाइश थी या 6 बंदों की थी, तो उन लोगों ने 13 बंदे किस तरह बिठाए हैं। और 13 बंदे बिठा के ये लेके जा रहे हैं समंदर के बीच में, और इतने गहराई में लेके जा रहे हैं, किस बिना पे लेके जा रहे हैं। मतलब कि इसका मतलब ये है कि वहाँ की इंतज़ामिया ही नाइल है कि ये इतने गहराई में लोकल लॉन्च को किस तरह ट्रैवल की इजाज़त दी है। ये यहाँ कहते हैं कि मतलब कि ये लोग बचा रहे थे, तो वहाँ पे ये लोकल लॉन्चें किस तरह आप लोगों ने इजाज़त दी है वहाँ पे। एक बात और भी बता दीजिए, मतलब ना कोई लाइफ जैकेट। भाई एक बात और भी बता दीजिए आमिर साहब, ये बताइए जो मल्ला होता है, हनीफ नाम है हनीफ भाई, ये बताइएगा जो मल्ला है वो थोड़ा सा बताते हैं, वो समझाते हैं आप लोगों को कि ये लॉन्च जो है ना इसमें कम लोग बैठ सकते हैं, या वो भी झूठ बोल देते हैं, वो भी ठीक बात नहीं बताते लोगों को ज़्यादा सवार करने के लिए। आप लोग जब गए थे, आप में से किसी को भी उन्होंने बताया कि मैं इतने लोग नहीं बिठा सकता? नहीं, ऐसी कोई बोलते हैं वो अपने पैसेंजर के हिसाब से वो अपनी पेमेंट लेते हैं और वो देखते हैं कि जितना भी लॉन्च में बैठे हैं तो जितना ज़्यादा बैठेंगे तो हमें मतलब प्रॉफिट मिल जाएगा, पेमेंट मिल जाएगी। आप भी तो साथ मौजूद थे? जी। आप साथ मौजूद थे? जी मैं साथ मौजूद नहीं था। मेरी इसमें सिस्टरें थी, भांजियाँ थी, भतीजियाँ थी, बहनें थी मेरी। और जैसे मेरे इल्म में लगा तो मैं यहाँ से मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उनके बाद मैं तकरीबन 1.5-2 घंटे में पहुँचा हूँ। हनीफ साहब, ये मालूम हुआ, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये मालूम हुआ कि जिस वक्त आपकी पूरी फैमिली वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने उस कश्ती में सवार होना था, तो क्या आपकी फैमिली के किसी फ़र्द की तरफ से ये कहा गया हो कि लाइफ जैकेट क्यों नहीं है? किसी फ़र्द की तरफ से ये कहा गया हो कि इतने ज़्यादा लोग क्यों बिठा रहे हैं कश्ती में? ये ऐसा मामला भी था? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था। वो मेरे कज़न जो थे वो उस टाइम नमाज़ पढ़ने गए, तो बच्चियाँ जो हमारी थी जो 8, 9, 10, 12, 15 साल वाली, तो ये लॉन्च वाले उनके पास आए तो ये उनसे बोल रहे थे कि बेटा बैठो, जिद कर रहे थे कि हम आपको घुमा के ले आते हैं। ओके। तो वो हमारी यहाँ फुप्पू बैठी हुई थी, फुप्पू ने मना किया उनको कि नहीं आप जो ना जाओ, मतलब हमारे जो है ना बेटा मेरा गया हुआ नमाज़ पढ़ने, बच्चे गए हुए, ये आ जाते हैं। लेकिन जाहिर है उन्होंने इंसिस्ट किया, और बच्चे तो बच्चे हैं, वो बेइज्जती भी करते हैं, उन्हें क्या पता। अब बच्चे हैं तो बस वो जिद कर रहे थे। अब मुझे ये बताइए, चूँकि आप हमको वक्त भी दे रहे हैं, आपकी बात इस वक्त सारे के सारे लोग सुन रहे हैं, कुछ ऐसे इक़दाम होने चाहिए कि आइंदा ऐसा किसी और के साथ ना हो। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? देखो, हमारा मुतालबा ये है कि देखो, ये अगर करली झील पिकनिक पॉइंट रखा है तो फिर इसको पिकनिक पॉइंट फैसिलिटीज भी वैसी हों कि जैसे, हाँ, तो वहाँ पे जो है ना अभी जैसा छोटा सा एक डिस्पेंसरी बनी हुई है, कोई उसमें ट्रीटमेंट नहीं है। फिर वहाँ पे लाइफ जैकेटों की कोई, मतलब ये कहते हैं ना हमारे पास लाइफ जैकेट है, कोई इनके पास लाइफ जैकेट नहीं है, सारा बस मजाक है। मतलब वो लाइफ जैकेट इस तरह दिए हुए उनको कि जैसे वो एक कोटी पहन लिया आपने, छोटी सी वास्कट पहन ली, कोई मतलब उसमें ना हवा, कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे बोट्स लोकल नहीं होने चाहिए, बोट्स अच्छे होने चाहिए। मेडिकल जो वहाँ पे डिस्पेंसरी छोटी सी बनाई है उसमें अमला होना चाहिए। मतलब इस किस्म का कोई ऐसी चीज़ नहीं कोई जो मदद के लिए आया जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था? कोई कोस्ट गार्ड कोई वहाँ पर हो मौजूद के अगर खुदा न खास्ता कोई डूब रहा हो तो उसको बचाने जाएंगे, ये भी नहीं था? नहीं, वहाँ पर जो कश्ती में जो चलाने वाला जो सवार था, मछेरा था, मतलब वो मछेरा ही था। वो कश्ती जो वो तो मतलब पैसेंजर कश्ती थी भी नहीं। उसमें मतलब जो 6-8 सीटें लगाई हुई थी, लोकल लगाई हुई थी, मतलब डेकोरेशन के लिए हल्के जो हमने देखी वो कश्ती को, तो उसमें 8 सीटें लगाई हुई थी, लेकिन लोकल कश्ती थी, बस वो कुंडों पे अटकाई हुई थी 8 सीटें। कहने का मतलब ये है कि अब ये कश्ती वहाँ पे पैसेंजर के लिए कैसे पहुँच गई? एग्जैक्टली। और ये एक कहते हैं हमारे पास बोर्ड है,
और हनीफ साहब ये आप क्योंकि वहाँ पर गए भी हैं, ये एक कश्ती नहीं थी वहाँ पे, और भी कश्तियाँ वहाँ पे इसी तरह से थी, ऐसे ही है? इस तरीके की और भी कश्तियाँ वहाँ थी, तकरीबन 5-6 कश्तियाँ और भी देखी इसी मच्छेरों वाली। ये कश्तियाँ वहाँ पे ट्रेवल कर रही है, वहाँ लोगों को कम पैसों की लालच दे रही है और लोगों की जानों के साथ खेल रही है। तो खुदारा हमारा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारी आवाज़ को वहाँ पहुँचाओ। अगर वो पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ है तो वो पिकनिक पॉइंट के हिसाब से वहाँ पे जो है ना कश्तियाँ अरेंज करें, वहाँ के लोगों को जो फैमिलियों के जो जी हमने तो अपनी सी कोशिश कर ली कि क्या इस पूरे वाक़े के ऊपर काम भी कर लिया, पूरी कोशिश कर ली कि वहाँ पर जो कमी है उसको दूर किया जाए और कम से कम अब तो किया जाए। जो दुख आपको मिला है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, उसके ऊपर मरहम नहीं रखा जा सकता। लेकिन मुझे ये बताइए, किसी इंतज़ामिया के फ़र्द ने, किसी आला हुकाम ने, कहीं से किसी वज़ीर, किसी रेलेवेंट शख्स ने, किसी ऑफिसर ने आपसे राबिता किया इस सारे किस्से के बाद से लेकर अब तक? पहले दिन तो हमारे से किसी ने रब्ता नहीं किया। मीडिया ने, मीडिया का हम बहुत शुक्रगुजार है जो हमारी आवाज़ उठाई है, और अपना ईदी वालों का बहुत शुक्रगुजार है जो हमारे साथ बहुत अच्छी हेल्प की है, और उससे पहले मीडिया ने ज़्यादा अच्छी हेल्प की है। मतलब मीडिया के ऊपर जब चढ़चढ़ा उठा तो उसके बाद तकरीबन अगर हमारे पास कोई पहुँचे तो हम कराची जब कोरंगी अपने ईदी सरखाने पे पहुँचे तो वहाँ पर भी हमारे पास कोई नहीं पहुँचा। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ पीपल्स अपना PTI वाले पहुँचे वहाँ पे, जिन्हें हमारे साथ मतलब हमदर्दी के तौर पर खड़े रहे। फिर उसके बाद हम अपना इलाके में जब पहुँचे तो तकरीबन कोई रात को तकरीबन 11 बजे का 11:30 का टाइम था। फिर पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी पहुँची, हमारे पास PTI की पहुँची है। मतलब सब हमारे साथ सियासी लोग हौसला दे के हमारे साथ कांधा लगा के खड़े थे। बेशक हौसला दें, बेशक साथ खड़े हों, लेकिन सवाल फिर भी उठता है कि जाहिर है इन्होंने ही काम करना होता है। एग्जैक्टली, सिस्टम बनाना होता है। जो आपने पहले भी बात की कि अगर वो पिकनिक स्पॉट था तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी। हनीफ साहब, लास्टली मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज आप दें, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम बात करें हुकूमत की, जब हम बात करें इंतज़ामिया की, जब हम बात करें इंतज़ामात की, तो एट द सेम टाइम हमें ये बात ज़रूर करनी है कि हमारी अपनी भी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं होती। आपने अपने बहुत प्यारे खोए हैं, अपनी माँ को खोना, अपनी बहन को खोना, अपने रिश्तेदारों को खोना, एक ही साने में खोना। मैं चाहता हूँ एक मैसेज आप उन तमाम लोगों के लिए दें जो प्लान तो करते हैं पिकनिक का, लेकिन फिर थोड़ी सी गलती हमारी तरफ से भी हो जाती है, थोड़ी गफलत हो जाती है कि बच्चे अगर जिद करते हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते वो हादसा भी हो सकता है। एक मैसेज प्लीज़ आप ये भी दीजिएगा, क्योंकि आपने तो खोया है अपने रिश्तेदारों का, आपका दर्द है। मैं ख़ास तौर पर तमाम अपने पाकिस्तान और कराची शहरियों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, बहनों के लिए, बेटियों के लिए और भाइयों के लिए। आप अपने अगर बच्चों को इस तरह पिकनिक पॉइंट पे लेके जाते हैं तो ख़ास तौर पर मेरी तरफ से आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि ये पानी से दूर रहें। अगर आपको कश्ती में सफ़र करना हो तो जब तक आप लोग को सेफ्टी ना हो, लाइफ जैकेट ना हो आप लोग के साथ, तो आप बिल्कुल कश्ती का सफ़र ना करें। और लोकल कश्ती को तो बिल्कुल आप लोग देखे ही नहीं। देखो आज हम लोग ने अपने 10 लख्ते जिगरों को खो लिया है, जिसमें हमारी बहनें भी थी, भांजियाँ भी थी, भतीजियाँ भी थी, हम सबको खो गए। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत मतलब आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो आप लोग इस हादसे से अपने आप को सेफ रखो और कभी भी मतलब लोकल कश्तियों की तरफ ना जाओ। अगर किसी भी कश्ती में बोर्ड में भी सफ़र करो तो बगैर लाइफ जैकेट का कोई सफ़र ना करना। और लाइफ जैकेट भी दें आपको तो उनको बिल्कुल आप चेक करना कि इसके अंदर हवा है कि नहीं है, मेरा वेट उठा सकेगी या नहीं। इसके बगैर बिल्कुल आप लोग सफ़र नहीं करना। और बाकी ठट्टा के बिल्कुल, और ठट्टा के ख़ास तौर पर कल्ली झील के इंतज़ामियों को मैं कहता हूँ, वहाँ के SP को, वहाँ के SHO को, कि खुदा के लिए जुल्म आप लोग छोड़ दो, ये लोकल कश्तियों को इजाज़त दी दो, फौरन एक्शन लें, इन हालात को बेहतर करें। बिल्कुल इस हादसे के जिम्मेदार जो है ना वहाँ के SP हैं, वहाँ के DC हैं, वहाँ के SHO हैं, जो वहाँ बत्ताखोरी करते हैं, इन लोगों को इजाज़त देते हैं चंद पैसों के लिए। शुक्रिया हनीफ साहब, साथ मौजूद थे आप। और एक तरफ सवाल यह है कि इंतज़ामिया क्या कर रही थी, दूसरा सवाल ये कि हम खुद भी अपनी जिम्मेदारी अदा करें, गफलत ना करें, गफलत ना बरतें, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर खुद को पता है, अपने बच्चों को भी पता है। अगर बच्चों को थोड़ा सा भी उनको थोड़ा सा भी पता होता तो वो बच्चियाँ कभी भी जिद नहीं करती, कभी भी जाकर के वो वेट कर लेती।
थोड़ा सा बेहतर रहते मामला, इतना अफसोसनाक वाक़या रूनुमा ना होता। हमारे पास एक और अफसोसनाक वाक़या आपको बताने के लिए, मैं पन्नू आकिल की बात कर रही हूँ। घर के सरबरा ने अपनी जिम्मेदारी कैसे अदा की? नहीं अदा की, अपना घर खुद उजाड़ दिया। तेज़धार आले से ख़ानदान के 11 अफराद को मौत के घाट उतारा। मरने वालों में मुलजिम की बीवी, उसकी बेटियां, बेटे, बहू, पोता पोती भी शामिल हैं। मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आया, अपने खून पर भी तरस नहीं आया। मुलजिम को 2 बेटों समेत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस सिलसिले में तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने बताया कि कत्ल से पहले तमाम मक़तूलीन को नशा आवर चीज़ खिलाई गई थी, उन्हें बेहोश किया गया था ताकि वो मज़ाहमत ना करें। इसी सिलसिले में मज़ीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे साहिल जोगी। जी साहिल। जी बिल्कुल, हम इस वक्त बदनसीब गांव में मौजूद है, जहां पर जो है लर्जा खेज वाकया पेश आया। एक ही खानदान के 11 अफराद को कत्ल किया गया है, जिसमें 6 खवातीन और 5 बच्चे शामिल है। तो वाकये के बाद पूरे इलाके में खौफ और शोक की फिजा कायम है। हम इस वक्त उस बदनसीब घर में मौजूद हैं जहां पर ये वाकया पेश आया। कैमरामैन शायद सोलंकी आपको दिखा सके तो घर के कोने में एक कमरा है, तो जहां पर जो है तकरीबन जो बताया जा रहा है 7 लाशें मिली है और यहाँ पर 4 पाई पे जो है वो खून लथपथ है और यहाँ पर 2 किताबें ऐसी है जो साहिल एक बात बता दीजिएगा, ये तो आप बता रहे हैं इस वाक़े से मुताल्लिक, लेकिन ये मामला जायदाद का था, जायदाद का तनाज़ा था, ये बता दीजिएगा। वाकया है इसमें लाइन ड्रॉप हो गई है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जायदाद का मामला भी था, लेकिन अगर जायदाद का मामला भी था तो अपने इतने प्यारों को इस तरह से मार देना, सफाकी से मार देना, ये समझ से बाहर है। ये इसका नफ्सियाती पहलू क्या है, इसी पर बात करेंगे। ऐसे वाक़यात की नफ्सियाती वजूहात क्या हो सकती हैं? माहिर नफ्सियात डॉक्टर मुइज़ ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, लर्जा खेज़ ये वारदात है, ऐसा वाक़या है कि हम सोच नहीं सकते। एक खून नहीं है, अपने पूरे घर वालों को मार दिया। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि जब ये कहा जाए कि जायदाद का तनाज़ा, जायदाद का मामला था, फिर भी समझ नहीं आती कि जायदाद की खातिर अपने प्यारों को मार देना, अपने बेटों को, बेटियों को, बीवी को, बहू को, पोते पोतियों को मार देना, ये समझ से बाहर है। ये क्या लम्हा था कि जब उस शख्स ने ऐसा घिनौना काम किया, ये सोच लिया और फिर कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा कि 2 बड़े इम्तिहान है इंसान के लिए, एक उसकी माल और दौलत है और उसकी औलाद। औलाद से मुराद वो लोग जिनसे वो मोहब्बत करता है या जिनसे वाबस्तगी है, और दौलत से मुराद सिर्फ ज़मीन ही नहीं, दौलत भी है, पैसा भी है, इक़्तिदार भी है, तमाम चीज़ें। अब देखा जाए तो इंसान की हिर्स जब बहुत बढ़ जाती है, लालच जब बढ़ जाती है, तो फिर वो रिश्ते नाते उसके सामने कोई अहमियत नहीं रखते, यानी खून पानी हो जाता है। और यही यहाँ पे हुआ। ये जायदाद के चक्कर में इस शख्स ने अपने अपनों को कत्ल किया, मतलब अपने पूरे खानदान को खत्म किया। हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है, आप भी सुनते होंगे, बचपन से हम सुनते थे कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे माशरे में ये है, जन, जर और जमीन। इन 3 चीजों के लिए कत्ल होते हैं, तीनों चीजों के लिए मुकदमा चलते हैं कोर्टों के अंदर, और यही वो असबाब है जिसकी वजह से माशरे के अंदर इस किस्म के घनौना खेल हो रहा है। और ये जितनी भी मुजम्मत करे, असल में और आप तो मुजम्मत करेंगे, कल फिर कोई ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी, मगर आप नोटिस करें पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, आप लोग मीडिया से इस किस्म के वाकयात कितने बढ़ गए। वजह इसकी सबसे बड़ी है कि इंसान बहुत ज्यादा मादा परस्त हो चुका है। वो जो रिश्ते नाते, प्यार, मोहब्बत, इसाल और कुर्बानी, वो सब खत्म हो गई। अब सिर्फ ये है कि जो मेरे पास है वही मेरी कुव्वत है, वही ताकत है, मैं किसी तरह भी हासिल ये अपने प्यारे दौलत नहीं है, जो पैसे हैं, जो ज़मीन है, मकान है, जायदाद है, ये दौलत है। डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे ज़रा ये भी बताइएगा, एक तो मामला रिपोर्ट होता है इश्तियाल में आके जान ले ली, गुस्से में आके हथियार उठा लिया। इस केस में बहुत तकलीफ दे है ये, इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की है, पूरी प्लानिंग के साथ में मिलजुल के किया। सर जी, मीडिया पे ये भी बात आ रही थी कि शायद इसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। तो एक चैनल पे कल ही मैंने बात की, मैंने कहा ज़हनी तवाज़ुन जिसका बिगड़ जाए वो प्लान नहीं करता। नशे आवर दवाई दी है, नशा दिया है, बेहोश किया, बाद कत्ल किया है, फिर फरार हुए, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया है। अकल चाहिए, समझ चाहिए, सूझबूझ चाहिए, और ये सारा का सारा मामला जायदाद का है। और जायदाद जब सामने हो ना, देखें, दौलत इंसान को तमाम रिश्तों से ला ताल्लुक कर लेती है, बिकॉज दौलत का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता है। आज दौलत के लिए हमारे मुल्क में मिलावट है, बेईमानी है, चोरी है, नापतोल में कमी है, झूठ है,
ये तमाम चीज दौलत के हुसूल के लिए ऐसी दौलत का क्या ही फायदा जो अपने रिश्तों से दूर कर दे। डॉक्टर मुइज़ बियाज, शुक्रिया साथ मौजूद थे आप और इसके नफसियाती पहलू से मुतालिक हमसे गुफ्ते, क्योंकि वक्त कम में बढ़ते हैं आगे। हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रमुल हराम में मजालिस और जुलूसों का एहतमाम होगा, लेकिन इस साल हालात कुछ मुख्तलिफ हैं ड्यू टू कोविड। अब एहतियात करना होगी, इसीलिए आज हम इसकी बात करें कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करना, मास्क का इस्तेमाल करना, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना, ये बहुत ज़रूरी है। मजालिस और जुलूसों को कोरोना से कैसे बचाया जाएगा, क्या SOPs तैयार की गई हैं, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इमाम बारगाह गैरुल अमान ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी सैयद सलमान हैदर रिजवी साहब ने। बेहद शुक्रिया सर आपके वक्त का। प्लीज़ बताइएगा इन हालात को देखते हुए क्या SOPs जारी की गई हैं, मजालिस का इनेकाद किन SOPs के तहत होगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग इंश्योर कैसे किया जाएगा, क्या क्या कुछ करेंगे आप लोगों को समझाने के लिए? सबको देखिए जी, कोविड क्योंकि मुहर्रम हराम में अभी मौजूद है और हमें तो तकरीबन 6 महीने से हम ये फेस कर रहे थे। तो पिछले 6 महीने से हम लोगों ने डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग को ख्याल काफ़ी रखा और साथ साथ हैंड सैनिटाइजर, मास्क और गेट सैनिटाइजर वगैरह का इंतजाम हमने बिल्कुल किया हुआ है, क्योंकि रमज़ान की जो मजालिस वो भी इसी में रही, क्योंकि उसके साथ साथ हम लोग मुहर्रम की तैयारी कर रहे थे। तो उसके साथ साथ हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जो मार्किंग है उसको ज़्यादा रखा हुआ है। और खुदा का शुक्र है कि जो हम लोगों ने रजब की और रमज़ान की जो प्रैक्टिस रखी हुई थी वही गवर्नमेंट की SOP के अंदर आई है। तो नज़र नियाज का जो सिलसिला था उसको हम लोगों ने इस तरह रखा हुआ है कि हम लोगों ने उसको खिलाने के लिए उसको डिस्पोजेबल पार्सल का इंतजाम रखा हुआ है कि हम उसको पार्सल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और मजालिस वगैरह जो है वो खुले हॉल्स के अंदर रखी हैं, तो हॉल से हमारे बाहर जो हमारा पैसेज एरिया होता है। और क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में सबसे बड़ा अशरा खैर के पास ही है, रजी साहब पढ़ रहे हैं उसके अंदर, तो तकरीबन लाखों लोग होंगे, लेकिन उसके लिए हमने ग्राउंड्स और सब मुसलिक मसाजिद और जितने भी हमारा एरिया उसको हमने ओपन एयर के अंदर डिस्टेंसिंग के साथ हमने उसको रखा है। मजालिस के लिए थोड़ा सा डिफरेंट आपको स्ट्रेटजी रखना पड़ेगी और जुलूसों के लिए अलग, उसको अलग तरह से मैनेज करना पड़ेगा। थोड़ा सा जुलूसों के बारे में बताइएगा, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कीजिएगा। देखिए, जुलूसों के लिए हमने ये रखा था कि हम लोगों ने अपने स्काउट्स और रज़ाकार्स की हमने लेयर्स बनाई हैं, तकरीबन 4 लेयर। पहली लेयर, उसके साथ बीच में रज़ाकार्स और जो अज़रार हैं उनके दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग रखवाने के लिए 4 लेयर से मुश्तमिल जुलूस चलता है। और उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग खासतौर पर ख्याल रखा जा रहा है और मास्क और सैनिटाइजर का खासतौर पर। और जो रूट्स हैं कुछ उसके बारे में आप लोगों ने सोचा है कि उनको थोड़ा सा और फैला दिया जाए, थोड़ा बढ़ा दिया जाए या उसको शॉर्ट कर दिया जाए, थोड़ा सा ये भी बताइएगा। जी लाजमी है। अच्छा, कुछ देखिए, मिलत जाफिया एक बाशऊर कौम है और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ हम लोगों ने अपने आप को जहाँ जुलूस हमारे बाहर आते हैं, जो जुलूस रोड्स के हैं, उसके लिए हम लोगों ने उनको और जो ना उसकी एक तो टाइमिंग गवर्नमेंट से हमने कहा था कि हमें थोड़ी सी बढ़ा दें, ताकि हम ये कि उसका जो फासला है वो थोड़ा सा, क्योंकि लाजमी रश ज़्यादा होगा तो रश को जाने हम लोगों ने फैला के रखा है, क्योंकि हम लोगों ने कंजेस्टेड नहीं किया कि आपस में सब मिले। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ जुलूस को हम लोगों ने अंदर ही अपने इलाका ही रखे हैं, कुछ जो बाहर के जुलूस हैं उसके लिए हम लोगों ने उसका एरिया भी ज़्यादा लिया है। जो बड़े जुलूस हैं उनके लिए आप बता रहे हैं कि एरिया भी ज़्यादा लिया है, ठीक है। बहरहाल ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों ने SOPs बनाई हैं और उस पर इंशाल्लाह अमल दरामद होगा, बहुत ज़रूरी भी है ये। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया सर, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। रजब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी प्रैक्टिस करेंगे। वक्त हो गया ख़त्म, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, बाहर जाइए तो एहतियात के साथ, मास्क के साथ, हाथ मिलाने से गुरेज कीजिए। अगर इमरान खान साहब ने किसी से हाथ मिला लिया है तो डजंट मीन कि आपने भी हाथ मिलाने शुरू कर देने। मोहम्मद शोएब ने तो नहीं मिलाया ना? हाँ, नहीं मिलाने, बिल्कुल नहीं मिलाने। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।